बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साल 2022 के माह नवंबर की सुबह की आवाज़ के साथ मैं हूँ यासिर खान। और नाज़रीन, आपको बताएं कि आज जो है मॉर्निंग का शो है वो मैं आज अकेले ही हेल्ड करूँगा, चूँकि आज वंस अगेन हमारा एक और इशू हो चुका है। हमारी होस्ट आमना आदिल, जो कि उनकी गाड़ी का थोड़ा मसला था, तो अल्लाह खैर करे, फ़िलहाल उनसे मेरी बात नहीं हुई, लेकिन उनका कुछ इशू था कन्वेंस का, तो दैट्स वाई वो आ नहीं सकी। तो आज पूरा मॉर्निंग शो मैं अकेले हेल्ड करूँगा। खैर, आज जो है बात करेंगे डेली टॉक अबाउट तमाम इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। आज हमारे इंडेक्स में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक होगा कि पीटीआई के बारे में। तो नाज़रीन, लॉन्ग मार्च का सिलसिला इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान में जारी है और आपको बताते चलें कि खान साहब और पुरजोश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो लॉन्ग मार्च का सिलसिला इसी तरीके से जारी रखेंगे, चूँकि वो इस वक्त ज़ख्मी हालत में है, लेकिन फिर भी उनका जोश जज्बा वैसे भी है। इसके बारे में बात करें, लॉन्ग मार्च के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त चल रहे हैं, जो कि जब खान साहब के ऊपर अटैक हुआ तो उसके बाद जो एक अलहदा से एक सिनेरियो स्टार्ट हो गया था प्रोटेस्ट का, एहतजाज का, वो अलहदा। उसके बाद लॉन्ग मार्च का सीन अलहदा। शाह महमूद कुरैशी इसको हेल्ड करके इसको ले जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, उनका हदफ है। और खैर, खान साहब का भी बयान आ चुका है कि वो भी इसको ज्वाइन करने वाले हैं, चूँकि वो ज़ख्मी हालत में हैं, गोलियाँ लगी हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं मैं लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करूँगा। तो इस सब पे भी बात करेंगे और जो मज़ीद डेवलपमेंट आएगी उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती का एक मसला बहुत सिग्निफिकेंट बन चुका है, उस पर भी बात करेंगे कि अब क्या मौक़िफ़ है हमारे तज्ज़ियाकारों का। और आज बात करेंगे इस सब पे कि क्या सियासी पार्टियां किस तरह के बयान जो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रही हैं, उनके बयान ट्विटर सब आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मेरिट पर आर्मी चीफ की तैनाती हो। तो लेट्स सी कि एक्चुअली वो क्या चाहते हैं और क्या मुतवक्की है, कौन अहल होगा इस मुल्क का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनने के लिए। तो आज इस सब पर भी बात करेंगे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है, लेकिन बहुत सारे इशूज़ भी हैं। ये जो हमारा पूरा टेन्योर गुजरा है 2-3 महीनों का लॉन्ग मार्च का, उससे पहले का, बल्कि आई थिंक सो पूरे साल की अगर बात करें तो पूरा साल तकरीबन इस तरह से कि यहाँ पे इतनी इंस्टेबिलिटी आई है। जब से खान साहब की गवर्नमेंट का डाउनफॉल हुआ, उनको हटाया गया, उसके बाद से लेकर अब तक बहुत सारे डेवलपमेंट्स आए हैं। इकोनॉमिक के लिहाज से डेवलपमेंट आई है, पाकिस्तान की कैबिनेट के अंदर बहुत सी डेवलपमेंट्स आई हैं। वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की इतनी बड़ी कैबिनेट बन चुकी है, और फिर भी पाकिस्तान के इतने बड़े इश्यूज़ हैं जो अभी तक देखने में आ रहे हैं, जो सॉल्व होने में दिखाई नहीं दे रहे। तो खैर, इस सब पे बात करेंगे। इस पे बात करने के लिए हमें बहुत से तज्ज़ियाकारों से हम मौक़िफ़ लेंगे, वो हमें ज्वाइन भी करेंगे। तो इसके बाद बात करेंगे नाज़रीन फ़ीफ़ा के बारे में। तो आपको बताया चले कि फ़ीफ़ा का आगाज़ हो चुका है। चूँकि गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम काफ़ी बिजी थे, तो मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक था, इसको मैं डिस्कस करने ही वाला था लेकिन नहीं कर सका। लेकिन आज मौका मिला, तो आज फ़ीफ़ा को डिस्कस करना है और खुल के डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ़ीफ़ा इस वक्त कतर में स्टार्ट हो चुका है। और खैर, पाकिस्तान इसकी टीम का हिस्सा तो नहीं बना, लेकिन फिर भी जो है इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान का बहुत बड़ा एजाज़ भी रहा है, और क्या क्या एजाज़ रहे हैं वो तो खैर हम आपको डिटेल में बताएंगे। इंडेक्स में सब कुछ नहीं बता सकते, इसलिए खैर वो आपको हम बाद में बताएंगे एक्चुअली पाकिस्तान का एजाज़ क्या। लेकिन एक एजाज़ पाकिस्तान का ज़रूर ये है कि फीफा की जो वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी थी, वो पाकिस्तान ने उसके प्रोटेक्शन के लिए अपनी जिम्मेदारी ली थी। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी इसकी फीफा के लिए। तो खैर, 9 डेवलपमेंट्स हैं फीफा के लिहाज से। 32 टीमें हैं, और उसके बाद बताएं कि ए से लेकर एच तक ग्रुप हैं, और 200 अरब जो है इस पर इन्वेस्ट हो चुका है। 200 अरब की इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। पूरी दुनिया से शायकीन देखने के लिए आते हैं। फुटबॉल आपको बताऊं कि ऐसा मैच है, हम लोग समझते हैं कि क्रिकेट शायद ऐसा मैच है जो कि पूरी दुनिया देखती है, जहाँ पे इतना क्राउड होता है, इतना रश होता है। लेकिन मैं क्या समझता हूँ, बाकी सब समझते हैं कि फुटबॉल वाहिद ऐसा मैच है जिसे पूरी दुनिया देखती है, और सबसे बड़ा क्राउड फुटबॉल में ही होता है। और जब कोई टीम हार जाती है, कोई इशू होता है, तो हम अक्सर बस थोड़ा सा अफसोस का इजहार कर लेते हैं, या थोड़ा सा बैड सा फील होता है। तो खैर, वहाँ के लोग चिल्ला कर रोते हैं अगर किसी का कोई मैच हार जाता है। 32 टीम है, जिसकी कोई टीम हार गई तो खैर बहुत रोते हैं। तो खैर, रोनाल्डो एंड मेसी वंस अगेन टॉप ट्रेंड पे जो है वहाँ पे है, अवाम के दिलदाता है, शायकीन हैं, उनको बहुत पसंद करते हैं। तो खैर, वो भी जलवागर होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हर सब पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन भी करेंगे हमारे तज्ज़ियाकार स्पोर्ट्स एनालिस्ट तारिक माहिवाल हमें ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे कि सबसे बड़ा एहसास जो कि मैं बताने वाला था कि, तो खैर उसको हम इंडेक्स में क्यों
बता रहे हैं उसको हम डिटेल में बताएंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम इसमें शामिल करने वाले हैं। खैर, इसके अलावा आज बात करेंगे स्पेशली वेदर के बारे में, क्योंकि वेदर के लिहाज से बहुत सी नई नई डेवलपमेंट्स देखने में आ रही हैं। अगर आपको बताएं कि जब शहबाज शरीफ साहब लास्ट टाइम वहाँ पे शर्म शेख मिस्र पहुंचे थे, तो वहाँ पे COP 27 का इजलास हुआ था, और वहाँ पे एट द टाइम पूरे जो इजलास में जितने भी वहाँ पे लोग मौजूद थे, जो भी मुख्तलिफ ममालिक से वहाँ पे नुमाइंदगान आए थे उस पूरे COP 27 के अंदर, तो वहाँ पे एक्चुअली यही डिस्कस करना था कि एक्चुअली उस पूरे सीन के अंदर वेदर को किस तरह से टैकल करना है। यूनाइटेड नेशन का इजलास था जिसके अंदर ये फैसला किया जाना था कि लास्ट टाइम चूंकि ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में जो है अकॉर्डिंग टू द वेदर सीजन बहुत से नेचुरल डिजास्टर की वजह से बहुत सारे नुकसान हुए हैं। पाकिस्तान में सैलाब हुआ, बारिशें हुई, इस तरह का टेन्योर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में ये देखने में आया, तो जिसकी वजह से शर्म शेख मिस्र के अंदर ये इजलास बुलाना लाजमी तौर पर बन चुका था। वहाँ पर ये इजलास बुलाया गया और वहाँ पर ये सिलसिला शुरू हुआ, और वहाँ पर जो है यहाँ पे फैसला किया गया कि इस वक्त पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है बहुत बड़े रकम की इमदाद की, जो कि वहाँ पे पूरे इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान को बहुत जल्द एक अच्छी इमदाद फराहम की जाएगी। खैर, इसके बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान में जो खैर इस वक्त मौसम की सूरत हाल है। बदलता मौसम, ठंड शुरू हो चुकी है, नवंबर का महीना लग चुका है, हल्की हल्की धुंध, शबनम सब जो है इस वक्त सिलसिला जारी है, और जो है लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं। तो उससे पर बात करेंगे कि आप आजकल क्या टेन्योर चल रहा है, क्या सीन चल रहा है, उससे बात करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे स्पेशली, चूँकि अक्सर आमना में कहती है कि जान है तो जहान है, ज़ाहिर बात है अगर हम सेहत बात ना करें, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिग्निफिकेंट इशूज़ हैं हमारे जो है रिसेंटली जो अभी टेन्योर गुजरा कोविड के बारे में, अब नए डेवलपमेंट्स देखने में आ रहे हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को इसने अफेक्ट किया था। लास्ट टाइम कोविड की बात करें तो चाइना से शुरू हुआ था, चाइना के बाद पूरे पाकिस्तान को अफेक्ट किया, उसके बाद जो है इस पूरा सिलसिला चलता आया। तो इस सब पे बात करेंगे कि वंस अगेन चाइना से दोबारा से कोविड शुरू हो रहा है, और वहाँ पे पाबंदियाँ भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ये बहुत अलार्मिंग इशूज़ है। तो इस पे भी बात करेंगे कि कितना अलार्मिंग इशू है और किस तरह से हम इसको टैकल कर सकते हैं। तो इस सब पे आज हम बात करेंगे, और इसके अलावा बात करेंगे इस्लामाबाद में तेंदुए की सूरत हाल, तेंदुए के रेले गुजर रहे हैं, उस पर बात करेंगे क्या सूरत हाल है। वेरी फर्स्ट टाइम बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम डेवलपमेंट देखते रहते हैं और चीज़ें उसमें आती रहती है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा स्पेशली डेयरनेस पे, इन्फ्लेशन पे बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान है, महंगाई है, अवाम परेशान है, अवाम दोचार है, अवाम ने महंगाई है, और ऊपर से आप देख सकते हैं कि गैस का मसला है। गैस सर्दियों में बिल्कुल अल्लाह को प्यारी हो जाती है। और उसके बाद बात करें कि हम खाना पकाना मुश्किल हो जाता है, सिलेंडर भरवाएं वो इतने महंगे हैं, उस पर बात करेंगे कि एक्चुअली बहुत से लोग परेशान होते हैं। एक तो खाना पकाने की चीज़ें बहुत महंगी हैं, और जहाँ पकानी है, जिस गैस से पकानी है वो भी महंगी है, एक्चुअली तो मिलती ही नहीं, मिलती है तो फिर महंगी है। तो उस सब पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे स्पेशली हमारे वॉइस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुजरावाला से इंक्रोचमेंट के लिहाज से उनकी स्पेशल रिपोर्ट है, उस पर तबसरा करेंगे कि इंक्रोचमेंट के लिहाज से बहुत से लोगों ने अपने अपने कमर्शियल एरियाज में डेरे जमा लिए हैं, और क्यों जमा लिए हैं कोई पूछने वाला नहीं है, क्यों नहीं है। आज उस सब पर भी बात करने, जैसा कि हम इंडेक्स में बात कर रहे थे कि जान है तो जहान है, तो आज सब पे बात करने के लिए आज हमारा वंस अगेन एक और टॉपिक कोविड-19 के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा डेंगू का टॉपिक भी है, उस सब पर भी बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड वंस अगेन बहुत अलार्मिंग सा होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो रिसेंटली न्यूज़ आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही है, उसको देख के अवाम काफ़ी परेशान है कि अल्लाह ना करें कि वंस अगेन दोबारा से वो इशू हो, छठी वेव है कोविड की, तो हमें इफेक्ट ना हो। क्योंकि अगर हम बात करें तो रिसेंटली जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो वो चाइना से स्टार्ट हुआ था, चाइना से स्टार्ट हुआ, फिर पूरी दुनिया में फैला। तो वंस अगेन अब चाइना में दोबारा से जो है नई डेवलपमेंट्स देखने में आ रही है कि दोबारा से उसके अंदर काफ़ी केसेस सामने देखने में आ रहे हैं। वहाँ पर कुछ 26,824 केस नए रिपोर्ट हुए हैं, उनमें काफ़ी हलाकतें भी देखने में आई हैं। इस सब पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया डॉक्टर इफ्तिखार फरीद साहब ने। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपको आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। सर, इस वक्त कोविड की अलार्मिंग सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि जब फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोविड आया था, कोविड-19, तो वहां पे चाइना से स्टार्ट हुआ, पूरी दुनिया में फैला। वंस अगेन दोबारा से चाइना से रिपोर्ट्स आ रही है, न्यूज़ आ रही है कि कोविड वहां से स्टार्ट होना दोबारा शुरू हो चुका है। क्या अलार्मिंग सिचुएशन लग रही है कि इज देयर एनी नथिंग सीरियस? देखिए, हमें ज़हनी तौर पर तो तैयार रहना चाहिए किसी भी सूरत-ए-हाल का सामना करने के लिए, लेकिन अभी जो सूरत-ए-हाल खराब है वो चाइना ही की हद तक है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अभी खराब सूरत-ए-हाल नहीं है, लेकिन बहरहाल हमें तैयार रहना चाहिए। इस वक्त जो मेरी वहाँ भी बात हुई थी कौमी इदारे सेहत में, वहाँ पे जो इस वक्त टेस्ट किए जा रहे हैं कोविड के,
तो कोई 15,000 के लगभग वो रोजाना जो टेस्ट करते हैं उसमें से कोई 1% टेस्ट हैं कि जो मुस्बत आ रहे हैं। तो आपको याद होगा कि पहले तो ये सूरत हाल बहुत खराब थी और जब कोविड अपने उरूज पर था कोरोना, तो उस वक्त जो है बाज़ जगहों पर 30% और 40% तक भी मुस्बत बताए जा रहे थे। तो 1% इस लिहाज से बहुत कम है, लेकिन सूरत हाल को बदलते हुए देर नहीं लगती है, इसलिए हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। अलबत्ता जो आपने इशारा किया कि चीन में ये सिलसिला शुरू हुआ था तो दोबारा वहां पर लहर ने सर उठाया है और वहां काफी शिद्दत से सर उठाया है। कई शहरों में दोबारा लॉकडाउन शुरू हो गया है और अब उनके दारुल हुकूमत बीजिंग में भी बहुत सारे मुस्बत केसेस सामने आए हैं और कई हिलाकतें भी हुई हैं। तो वहां पे तो दोबारा से सूरत हाल खतरनाक है, लेकिन पाकिस्तान की हद तक अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सूरत हाल काबू में है और 1% से ज्यादा टेस्ट जो है वो मुस्बत नहीं आ रहे हैं। हाँ, अलबत्ता इस मौके पे जो करने वाली चीज है वो ये है कि हमें वैक्सीनेशन की तरफ पूरी तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि आधी से ज्यादा आबादी को वैक्सीन दी जा चुकी है, लेकिन जो लोग रह गए हैं उनको जल्द से जल्द वैक्सीन लगवानी चाहिए और जिन्होंने वैक्सीन के 2 डोज लगवा लिए थे उनके लिए भी लाजमी है कि वो बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा और कोरोना से निपटने में जो है बड़ी मदद मिलेगी। और अब तो बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। 12 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं 7 से 12 के दरमियान, उनको भी वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल। अच्छा सर, पाकिस्तान में अगर बात करें तो उस वक्त रिपोर्ट सामने आई है कि 3,478 जो है नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 25 केसेस में 46 जो है क्रिटिकल सिचुएशन में है। कभी कभी 1-2 अमवात भी सामने आ जाती होती हैं। तो पाकिस्तान की छठी वेव है, ये कोई अलार्मिंग है क्या? मतलब कि जाहिर बात है जब कोविड स्टार्ट हुआ आफ्टर दैट ग्रेजुअली जो है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया पाकिस्तान की तरफ से, हमने काफ़ी कंट्रोल किया है। तो इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? वैक्सीनेशन आपने बता दी, क्या कोई सीरियस मामला तो नहीं है छठी वेव का पाकिस्तान के अंदर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सूरत हाल इतनी मखदूश नहीं है। और जो आपने तवज्जो दिलाई है कि कुछ केसेस बहुत ज्यादा संजीदा नौयत के हैं, तो उसकी वजह आमतौर पर यही होती है कि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं उनको अगर कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो उसमें इम्कान होता है, खदशा होता है कि उनको नुकसान हो सकता है और सूरत हाल काफी संजीदा नौयत की हो सकती है। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराई हुई है उनको अगर खुदा न खास्ता ये मर्ज होता भी है तो उसकी शिद्दत बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और ये हकीकत है कि जो हमारे सामने अभी तक तहकीकाती रिपोर्ट आई है, जहां जहां पे वैक्सीनेशन भरपूर तरीके से हुई है, वहां पर अमवात में, जिसमें खुद अमेरिका और यूरोप शामिल है, 90% से ज्यादा कमी वाक़ई हुई है। तो वैक्सीन जो है इस मौके पर बहुत ज्यादा अहम है और बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, अगर थोड़ी सी हमें नॉलेज भी देते हैं, क्योंकि अक्सर हम पूछते हैं, लोगों के कमेंट्स आते सवाल आते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब वैक्सीन आई थी तो उसकी 2 डोजेस हुआ करती थी, जो कि 15 दिन या 20 दिन के डिफरेंस से लगाई जाती थी, और उसके बाद फिर बूस्टर आई। इस सब में डिफरेंस क्या? अगर किसी ने 2 वैक्सीन ऑलरेडी लगवाई हुई है तो क्या वो बूस्टर लगवा सकता है? तो एक्चुअली क्या है, या सिर्फ बूस्टर लगवा के गुजारा हो सकता है? देखिए, 2 डोज तो लाजमी तौर पर सबको दिए जाते हैं जिन्होंने भी वैक्सीनेशन करा ली है। और बूस्टर का तो मतलब यही है कि जिन्होंने 2 डोज ले लिए हैं अब उनको बूस्टर डोज दिया जा रहा है। ये एक किस्म की मजीद जो है इमदाद होती है कोरोना को और वायरस को रोकने के लिए। तो जिन लोगों ने बूस्टर नहीं लिया है वो भी काफी हद तक महफूज हैं, लेकिन बूस्टर डोज लेने से जो है उनकी हिफाजत में और उनके दिफा में खातिर इजाफा हो जाता है और उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो जिन लोगों ने भी 2 डोज लगवाए हैं वो लाजमी तौर पर बूस्टर डोज लगवाएं, और बूस्टर डोज भी फिर दूसरा भी लगवाना उनके लिए बेहतर है, इसलिए कि 2 बूस्टर डोज होना बहुत ज्यादा कारामद भी है और बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है। और देखिए, ये वैक्सीन चूंकि नई बनी थी और पूरी दुनिया को उसके बारे में आगाही नहीं थी, तो शुरू में इतना अंदाजा नहीं था कि ये किस हद तक जो है दिफा करने में कामयाब होगी। तो उस वक्त जो है 2 डोज जो लगे उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन बाद में अंदाजा हुआ कि मजीद चूंकि उसकी लहरें आ सकती हैं कोरोना की, तो इसका बूस्टर डोज लेना बेहतर है और 2 बूस्टर डोज लेना बेहतर है। ये भी इम्कान है कि 2 बूस्टर डोज के बाद भी 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद
मजीद बूस्टर डोज लेना पड़े। ठीक है सर, बूस्टर डोज में अलबत्ता जी एक चीज क्लियर कर दें, बूस्टर डोज के अंदर ही, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, इसमें ये होता है कि एज भी मैटर करती है कि अगर किसी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है या कुछ छोटा बच्चा है, अक्सर बहुत से कहते हैं जो एक्सपेक्टिंग लेडीज होती हैं उनके लिए नुकसानदेह होता है, क्या ये चीज मैटर कर रही है इसमें? नहीं, इसमें हामला खवातीन के लिए भी खतरे वाली बात नहीं है, और 7 से 12 साल के जो उम्र के बच्चे हैं उनको भी जो है कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए, इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है। वैक्सीन जो है वो बड़ी फायदेमंद है, लोगों ने इसके हवाले से बड़े प्रोपेगेंडे किए थे और वो जाहिर है कि गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम खुद अपनी यानी देख चुके हैं, हमारे होशो हवास की बात है कि एक जमाने में पाकिस्तान में चेचक का मर्ज जो है, स्मॉल पॉक्स जिसको कहते हैं, अपने उरूज पर हुआ करता था। ये सिर्फ वैक्सीनेशन थी कि अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी कि तमाम लोगों को वैक्सीनेशन हुई, और अब जो है चेचक का मर्ज बिल्कुल खत्म हो चुका है, और पोलियो का मर्ज भी दुनिया भर में वैक्सीनेशन ही की वजह से खत्म हुआ है। सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 मुल्क बाकी रह गए हैं, लेकिन वहां भी आप देख रहे हैं कि पोलियो में बहुत ज्यादा कमी वाक़ई हुई है, और ये जाहिर है कि वैक्सीनेशन की वजह से है। लेकिन जो चंद एक केसेस मुस्बत आ रहे हैं पोलियो के, वो वैक्सीनेशन न होने की वजह से हैं। तो इन दोनों मुल्कों में भी अगर वैक्सीनेशन भरपूर तरीके से हो जाएगी तो पोलियो से भी इंशाअल्लाह ताला हमें निजात मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी बात बिल्कुल ठीक है आपकी बात, इस सब पे बात करेंगे दोबारा। तो एक और इशू भी पाकिस्तान में थोड़ा सा अलार्मिंग है, डेंगू के हवाले से बात करें, क्योंकि ना सिर्फ लाहौर की बात करें बल्कि पूरे पाकिस्तान में, अब तो मुल्तान और पूरे पंजाब के अंदर जो है कोविड काफ़ी हद तक फैल चुका है। कोविड के केसेस भी सामने देखने में आ रहे हैं, मैं खुद भी इसका जो है विक्टिम बन चुका हूँ। लेकिन अब सीन ये है कि बहुत से लोग इसकी जो है एहतियात भी करते हैं, SOPs भी अपनाते हैं। अब तो सर्दियाँ भी आ गई हैं और लोग फुल स्लीव्स का इस्तेमाल करते हैं और जो है एहतियात करते हैं, लेकिन फिर भी रेशो काफ़ी बढ़ चुकी है। सर्दियों में क्या एहतियात बताएंगे आप? आप मुझसे ये अब डेंगू के हवाले से पूछ रहे हैं? जी सर, अब डेंगू के हवाले से बात की जा रही है। आपकी आवाज मुझे वाज़ेह नहीं आ रही। आप जो हिफाजती इक़दाम पूछ रहे हैं वो कोरोना के हवाले से या डेंगू के हवाले से? कोविड क्लियर हो गया, अब डेंगू भी एक अलार्मिंग इशू है, उस पर भी बात करना चाह रहा था। जी हाँ, नहीं आप दुरुस्त कह रहे हैं, डेंगू का खतरा अभी तक पूरे तौर पर टला नहीं है। हमारे इलाकों में हर जगह ही पाकिस्तान में डेंगू के बहुत सारे केसेस अभी तक मुस्बत आ रहे हैं, और खसूसन जो सैलाब ज़दा इलाका है जहाँ पर पानी खड़ा हुआ है वहां पर भी डेंगू के केसेस आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक खुशआइन बात यह है कि सर्दी की आमद के साथ डेंगू का खतरा कम हो जाता है। तो जूं अब सर्दी बढ़ती जा रही है, डेंगू का खतरा टलता जाएगा, और ये हकीकत है कि इस वक्त अमली तौर पर डेंगू के केसेस पहले के मुकाबले में बहुत कम हो गए हैं। थोड़े बहुत आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी डेंगू का खतरा टलता चला जाएगा। और जहां तक कि ये बात है कि हमें एहतियात क्या करनी चाहिए, तो ये एहतियात तो हम सबके इल्म में है, लेकिन मैं उसको दोहरा देता हूँ कि हमें खिड़कियां और अपने दरवाजे बंद रखने चाहिए, पूरी आस्तीनों वाला हमें लिबास पहनना चाहिए, बिला जरूरत हमें बाहर जाने से गुरेज करना चाहिए, और मच्छर भगाने वाला जो महलूल होता है जिससे मच्छर हमसे दूर रहने पे मजबूर होता है, उसका इस्तेमाल हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। और सोते वक्त अगर मच्छरों का इम्कान है तो मच्छरदानियां जो है उनका इस्तेमाल होना चाहिए। तो सबसे अहम बात यह कि अपने घरों में हम पानी को जमा होने से बचाएं, अपने गमलों में और इधर उधर जहां भी पानी के जमा होने का इम्कानात है उसको खड़ा होने का मौका नहीं मिलना चाहिए। और फिर भी खुदा न खास्ता अगर किसी शख्स को डेंगू हो जाता है तो अल्लाह का शुक्र है कि 99% लोग जो है वो ठीक हो जाते हैं, और उस मरीज को बस ये है कि बाकी लोगों से अलहदा करने की जरूरत होती है, क्योंकि उस मरीज को अगर डेंगू का जो मच्छर है वो काटेगा तो वो दूसरों को मुंतकिल करने का बाइस बनेगा। तो ये सारी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको इख्तियार करने की जरूरत है हमें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर इफ्तिखार बरनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कोविड के बारे में और डेंगू के बारे में काफ़ी अच्छी प्रिकॉशंस बताई है। उन्होंने बताया इसके बारे में किस तरह से हम एहतियात कर सकते हैं और इसके क्या लाहे अमल है, और किस तरह से अब सर्दियाँ भी आ चुकी हैं, डेंगू भी है और कोविड भी है, तो दोनों को किस तरह से टैकल कर रहे हैं। तो इस सब पे बात करने के लिए डॉक्टर इफ्तिखार बरनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनका कहना था कि इस वक्त कोविड के बारे में अगर बात करें तो हम अगर ऑलरेडी 2 डोजेस लगवा चुके हैं तो हम तीसरी डोज भी लगवाना जरूरी है। तीसरी डोज के बारे में बात कर रहे थे कि हम बूस्टर डोज लाजमी है, लेकिन कुछ मसले होते हैं जैसे कि एक्सपेक्टिंग लेडीज होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं। उन्होंने कहा कि 7 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए ये एक शुभ नहीं है, वो लगवा सकते हैं। तो जो इसके अलावा जो चीज़ें हैं, जो डिस्क्लेमर बता चुके हैं, उस पर हमें अमल पैरा होना लाजमी है। तो इस सब पर भी बात की। इसके अलावा
अलावा हमने डेंगू की सूरत हाल पे बात की। सर्दियां आ चुकी हैं तो उस तरह से खतरा डेंगू का नहीं होता जो कि एक्चुअली पहले होता है। जो गर्मियों में जो रेशो होती है डेंगू की उस तरह से नहीं होती, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं और पानी भी उस तरह से नहीं खड़ा होता। और अब जो सीन ये है कि कपड़े भी मैंने फुल स्लीव्स के पहने होते हैं तो काफी हद तक रेशो कम होती है, लेकिन खतरा कभी टलता नहीं है। तो ये पूरा सीरीज सब पे बात करने के लिए डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया था, उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अब हम बात करेंगे जो नाज़रीन फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। तो नाज़रीन आपको बताते चले कि फीफा वर्ल्ड कप का जो सीन है वो भी शुरू हो चुका है, तो इस सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे याद आया कि एक पाकिस्तान की जो नेशनल इश्यूज हैं वो उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज चल रही हैं, लॉन्ग मार्च चल रहा है और एक वंस अगेन आर्मी चीफ का एक बहुत बड़ा इशू बहुत ट्रेंड कर रहा है। तो आज सब पर भी बात करेंगे। तो आपको बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि वो लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करने वाले हैं। लॉन्ग मार्च इस वक्त शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में इस वक्त तो चल रहा है, वो इस वक्त रावलपिंडी की जानिब जा रहा है और आगे भी रवा दवा है। लेकिन खान साहब का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि वो अब लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करने वाले हैं, तो उस सब पर भी बात करेंगे। अंदर पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, जो नए डेवलपमेंट्स देखने में आ रहे हैं खासूसी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे आर्मी चीफ की जानिब से क्या क्या डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि आर्मी चीफ की मुद्दत खत्म होने वाली है। 5 नाम आ चुके हैं, फैसला करना बहुत मुश्किल है। 5 जमातें हैं और 5 नाम आ चुके हैं और जमातें बहुत सारी हैं पाकिस्तान की सियासत की, जो कि इस वक्त आए दिन उनका तबसरा आता है। तो आज इस सब पे बात करेंगे। आगा साहब से बात करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे पीटीआई के अंदर अली जैदी और इमरान इस्माइल के पर जो नए इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन की जानिब से लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि $4 लाख जो है उनको फॉरेन फंडिंग हुई है, जो कि ममनुआ फॉरेन फंडिंग है। उस पर बात करेंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी इसको ममनुआ करार दिया है, तो उस पर बात करेंगे। और अक्सर खान साहब बड़े यू टर्न्स ले रहे हैं। यू टर्न्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली जब उनके बयानात पहले आते थे लॉन्ग मार्च के अंदर, तो वो बहुत जोशीले और बहुत पुरज़म होकर अपने बयानात देते थे कि मैं पीछे नहीं हटूंगा और इस पर मैं डटा रहूंगा। लेकिन मामला डटा हुआ नजर नहीं आ रहा, मामला पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है ये तो हमारे तज्ज़ियाकार हम ही बताएंगे। तो इसके अलावा हमारे क्या नाम है राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया। उनका एक्चुअली एक इंटरव्यू हुआ था जिरगा में सलीम साफ़ी के साथ, और उनका वहाँ पर कहना था कि लॉन्ग मार्च तो शुरू होने वाला है, खान साहब भी आने वाले हैं और वो इस वक्त ज़ख्मी हालत में वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पे उनका ये कहना है कि एजेंसियों की तरफ से खतरा है कि कुछ भी हो सकता है। तो आज सब पे बात करेंगे। इस सब पे बात करने में ज्वाइन किया है आगाज साजिद साहब ने। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर इस वक्त जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल खान साहब दोबारा लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करने वाले हैं। वो कह रहे हैं मैं जख्मी हालत में हूँ फिर भी लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करूंगा, लेकिन एक तरफ अवाम की तरफ से और दूसरी पार्टी की तरफ से बयानात आ रहे हैं कि खान साहब खुद तो उनको अपनी फिक्र नहीं, खुद तो खतरे के अंदर जो है चले जाते हैं, लेकिन उनको अवाम की फिक्र करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल अवाम की फिक्र करनी चाहिए, लेकिन अवाम की फिक्र है किसको? यहाँ पर जो ये कह रहे हैं अवाम की फिक्र करनी चाहिए, क्या उनको खुद अवाम की फिक्र है? क्या खुद ये नहीं किया था अपने टाइम में? हमने देखा कि जब कादरी साहब यहाँ पर आए थे तो मासूम बच्चों के साथ यहाँ इस्लामाबाद में कब्रें बनाई गई थी। यहाँ पर जब शदीद सर्दी थी, खुद खान साहब कंटेनर के जरिए आए, वो एसी और गर्म हवाओं के मजे लेते रहे और रात पूरी रात 126 दिन लोगों ने रोड के ऊपर गुजारी। वो जब लॉन्ग मार्च हुआ तो उस वक्त क्या ये जो पीडीएम के नुमाइंदगान थे, लीडरान थे, क्या ये आवाम के साथ सोते थे या रात को बनी गाला चले जाते थे और कंटेनर के अंदर कुछ लोग रात गुजारते थे? तो ये चीजें फर्क शुरू से चलता आया है। इनकी सिक्योरिटी, इनकी जाने बहुत अजीम है, बहुत कीमती है। आवाम का क्या है तो इसी तरह ही है। सो ये चीज नहीं देखनी कि कुछ डाई हार्टेड हैं जो खान साहब के साथ हैं इस वक्त, और उनको अपनी जानों की परवाह नहीं है और वो आते हैं और अपनी कोशिश करते हैं। जो भी सिलसिला सारा हो रहा है, देखना ये है कि इस लॉन्ग मार्च के आफ्टर शॉक्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके बेनिफिट्स और इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हो सकते हैं। इमरान खान साहब को जो ये लॉन्ग मार्च लेकर आए हैं, इसके पीछे मुबैना तौर पर किसी का हाथ है या इनके कोई टारगेट्स अचीव करने हैं? ये बहुत सारी चीजें सवाल कर सकती है इस हवाले से। हमने इस पे कैलकुलेट करना है कि मकासद क्या है। पहले तो नजर आता था कि शायद इमरान खान साहब वाकई इलेक्शंस की डिमांड ही करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इस तरह से अचानक
लॉन्ग मार्च की स्पीड को कम करना, फिर अनफॉर्चुनेट वजीराबाद में वो वकुआ हो जाना, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब का चले जाना, और अब रवात यानी रावलपिंडी की हदूद में दाखिल होने के बावजूद खान साहब का मजीद एक हफ्ता डिले करना, ये सारी बातें उस तरफ लेके जा रही हैं जिस तरफ हम नहीं सोच सक रहे थे, या हम समझ रहे थे कि शायद वैसा नहीं है। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो मशरूत हैं चीजें कि हमने डिसीजन लेना है, हमने प्लान करना है कि अगर तैनाती हमारी मर्जी के मुताबिक होगी तो हमारी डील क्या होगी, अगर हमारी तैनाती के मुताबिक नहीं होगी तो हमारी डील क्या होगी। तो इस वक्त तो चीजें कुछ इस तरह से बिखरती हुई नजर आ रही हैं। तो अब हमने ये देखना है कि इनका एक तो प्लान क्या है। दूसरा ये है कि अब तक सिचुएशन ये नजर आ रही है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, बेसिकली खान साहब को इलेक्शंस के हवाले से लॉन्ग मार्च, मेरी जाती राय है, अगर वो अपनी सियासत को और बेहतर करना चाहते हैं, नंबर गेम अपनी बढ़ाना चाहते हैं, तो लॉन्ग मार्च की तरफ नहीं जाना चाहिए था। लॉन्ग मार्च इनके लिए एक नेगेटिव जो है वो साबित हो। उसकी वजह ये है कि लोग इस लॉन्ग मार्च से थक चुके हैं, तंग आ चुके हैं, और पिछले 4 साल में कुछ उस तरीके से जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो 126 दिन के धरने में नारे थे, उस एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक डिलीवरी नहीं हो सकी। तो इस वक्त उस वक्त की सिचुएशन में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है। तो हमने इस एक्सपीरियंस में देखा कि इस लॉन्ग मार्च में 1-2 लाख 40-50-60 हज़ार लोगों के आने से 25 करोड़ 24 करोड़ लोगों की किस्मत का फैसला नहीं हो सकता, और ना ही होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि फिर हर शख्स कुछ अरसे के बाद आएगा और अपना मुतालबा मनवाएगा और चला जाएगा। 40-50 हज़ार लोग या 1 लाख लोग, मेरा ख्याल है हर लीडर या अच्छे लीडर के हाथ में होते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। अच्छा अगर साहब सॉरी इंटरप्ट करूं इसी बात पर, क्योंकि खान साहब एक्चुअली बहुत से यू टर्न्स भी लेने लग गए हैं। लॉन्ग मार्च की सिचुएशन आपके सामने है, तो आपको क्या लगता है कि लास्ट टाइम जैसे अमेरिका पे बयान दिया, अपने बयानात वापस लिए, उसको काम डाउन किया उस मामले को, और जो फौज के खिलाफ बयानात आते थे उसको भी ज़रा पीछे हटते हुए नजर आया, यू टर्न लिया, लॉन्ग मार्च का भी कोई सीन लग रहा है यू टर्न से लेते हुए वापस आने का? देखिए, इमरान खान साहब की शख्सियत से एक तरफ हम कहते हैं कि उनमें लचक होनी चाहिए, जिद नहीं होनी चाहिए, ऑल्दो कि उनके अंदर जिद मौजूद है। जब वो किसी चीज का इरादा कर लेते हैं, नफा नुकसान शायद सोचते हैं और फिर वो जिद करते हैं, जैसे लॉन्ग मार्च और बाकी चीजें हम देख रहे हैं। और दूसरी तरफ हम कहते हैं यू टर्न। मैं समझता हूँ यू टर्न एक अच्छे सियासतदान की निशानी होती है। लचक होनी चाहिए, वक्त के साथ साथ फैसले हालातों वाकई के साथ तब्दील करनी चाहिए, लेकिन इसको हम कहते हैं बोंगियां मारना। बोंगी नहीं मारनी चाहिए, ऐसी मिस्टेक और ऐसा यू टर्न नहीं लेना चाहिए जिससे मुल्क को कौम का नुकसान हो या शर्मिंदगी का बायस बने। हमने देखा एब्सोल्युटली नॉट। अब वो एब्सोल्युटली नॉट कहाँ जाएगा? तो इतनी बात करें जितनी आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि इमरान खान साहब अभी उस तरीके से सियासी तौर पे उस तरीके से मेच्योर नहीं हुए शायद, या उनके इर्द गिर्द हो गए, उनको ऐसा मशवरा उनके लिए ड्रॉबैक्स बढ़ जाते हैं। तो मेरी एक जाती राय थी कि खान साहब को चाहिए था कि ये टेन्योर पूरा करने देते उनको, जो भी इनके पास 60 डेट्स। एक तो इनकी जो डिलीवरी थी, इनके नारे थे कि हम ये कर देंगे, 4 साल में ये हुआ, एक तो वो चीज सामने आ जाती। ज़िमनी इलेक्शंस में हमने देखा कि पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की कुछ बेहतर है, तो वो उनका एज उनको मिल जाता है अगले इलेक्शंस में। दूसरी बात थी कि इस तरीके से अगर देखें पार्लियामेंट के अंदर अगर बैठ के फैसला होता, जिस तरीके से हमने देखा कि सदर साहब इनके अपने हैं, अगर अदम एतमाद लेकर आते या नंबर गेम के जरिए अपने पार्टी मेंबर्स के जरिए, वज़रा के जरिए या दीगर जो पार्लियामेंटेरियन के जरिए अगर आईनी तरीके से इम्पीचमेंट की जाती तो ज्यादा बेहतर थी इनके लिए। उसकी वजह ये है, अब हमारे मुल्क में ये रिवायत कायम हो चुकी है कि अब हमने किसी को चलने नहीं देना, हमने किसी को काम नहीं करने देना। 4 साल जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने गुजारे, टफ टाइम गुजारा, पीडीएम की जानिब से कभी लॉन्ग मार्च, कभी धरने, कभी नारे, कभी जुलूस, जलसे और बाकी हर्डल्स क्रिएट की गई। इसी तरीके से अब अगर वो आ गए तो ये हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। अब अगर इस सिचुएशन के अंदर अगर इलेक्शंस नहीं होते तो खान साहब अपने धरने को मजीद जारी रखकर हर्डल्स क्रिएट करके अपनी सियासत में नंबर गेम आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुल्क को कौम के लिए नुकसान दे। और अगर इलेक्शन की डेट अर्ली हो जाती है तो जमहूरी सिस्टम तो थोड़ा बहुत डिरेल हो गई, डिरेल सेंस में होगा कि सारे डैमेज होगी चीजें। लेकिन अगर खान साहब विन कर जाते हैं तो फिर एक बार फिर विन और लॉस की सूरत में हर अपोजिट पार्टी
धांधली का काम लगाते हुए फिर यही काम करेंगे। बिल्कुल। तो मैं कहता हूं कि इनको बैठ के पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में कम से कम 5 साल का जो पीरियड रखा हुआ है उसको हर सूरत पूरा करने की अमेंडमेंट करनी चाहिए, इसको यकीन दहानी दिलानी चाहिए, ताकि अगर प्रॉपर उस तरीके से डिलीवरी नहीं हो सकी तो 5 साल के अंदर, अगले 5 साल में जब कोई पार्टी आती है तो उसका एहतसाब भी अच्छे तरीके से मुमकिन हो सके, पॉसिबिलिटी ट्रायल हो सके, और वो उनकी जो डिलीवरी थी अगर वो डिलीवर उस तरीके से नहीं कर सके तो अगले इलेक्शन में कौम का फैसला भी समझ आ सके। बिल्कुल। ये जो हम 2-3 साल के बाद टफ टाइम देते हैं और एक दूसरे को गिराने के चक्कर में लगे हुए हैं, मुल्क को कौम की तरक्की की पता ही नहीं है, हम डिसीजन क्या जा रहा है, खुदा ना खासा मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, होश ही नहीं है किसी को। तो ये चीजें गलत हो रही हैं। खान साहब अगर हकीकी तौर पर जमहूरियत के कायल हैं तो इनको मेरे ख्याल स्पेस देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, वंस अगेन कोर सीरियस मामला पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से 5 नाम सामने आ चुके हैं। पूरी सियासी जमातें जो है उनकी नज़रें खड़ी हैं और आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आती है और कहते हैं कि मेरिट पर फैसले होने चाहिए, हम किसी को चूज़ नहीं कर सकते, जो फैसला मेरिट पर हो, जो सीनियोरिटी पे हो उसको लाना चाहिए। तो बयान सामने आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सियासत के हवाले से जो सियासी पार्टी है उनके हवाले से कौन सा इन 5 नामों में से पसंदीदा शख्स है? देखिए, पसंदीदा शख्स तो मेरे ख्याल है कबल अज़ वक्त होगा कहना, हर पार्टी की अपनी प्रेफरेंस है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर हम पीछे 60 साल में चले जाएं, 60 साल की जो तारीख देख रहे हैं कि जब भी कोई आर्मी चीफ आया और अगर किसी की मर्जी से या किसी के दौरे हुकूमत में आया तो उसी दौरे हुकूमत में या जो उनके लाने वाले थे, जो उनकी फाइनल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लेकर आए, उन्हीं के साथ इख्तलाफात जरूर हुए, लाजमी, और इस कदर इख्तलाफात हुए कि मुल्क बदर भी हुए, पनिशमेंट्स भी हुए। भुट्टो साहब का एक्सपीरियंस हमारे सामने है कि मर्डर्स भी, या आप कह सकते हैं कि डेथ पनिशमेंट तक ये चीजें हुई। इसके बावजूद मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे इंटरेस्ट क्यों हैं, हम क्यों ये पॉलिटिकल लीडर समझते हैं कि अगर हम इनको अनाउंसमेंट करेंगे तो हमारी इनके साथ वेल सेटल सेटिंग चलेगी और आगे सो एंड सो चलेगा। हमने देखा कि बाजवा साहब को अनाउंस करने वाले कौन थे, और बाजवा साहब जब उनका वक्त आया या जो भी सिचुएशन हुई उसके बाद उन्हीं अनाउंस करने वालों के साथ क्या सलूक किया गया, अगर इस एंगल से देखा जाए, जिस एंगल को देखते हुए ये आर्मी चीफ के ऊपर झगड़े हो रहे हैं, और फिर जो लोग बाजवा साहब को नहीं लेके आए, बाजवा साहब ने उनके साथ क्या सलूक किया। तो ये सारी चीजें समझने की हैं कि आर्मी चीफ, आर्मी का जो कोई भी चीफ है, उनकी अपनी एक प्रायोरिटीज होती हैं, उनकी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, उनकी अपनी एक जो क्राइटेरिया होता है वर्किंग का होता है। तो ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अगर ये समझते हैं कि हम अनाउंसमेंट करेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा अगले टाइम के लिए, मेरा ख्याल है ये अब तक इनको समझ जाना चाहिए सारी खाम ख्याली है कि पिछले 60-70 साल से हम देख रही हैं, तो फिर इसमें झगड़ा क्यों? बस ठीक है, एक ऑफिशियल प्रोसीजर है, एक टाइमिंग के साथ, एक मेरिट के ऊपर एक चीज हो जाती है। हमने ये देखा कि जो फेवरेट होता है वो भी अगेंस्ट होता है, जो फेवरेट नहीं होता वो फेवरेट बन जाता है। तो फिर ये झगड़ा क्यों? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी और अजीब है। बहरहाल ये पॉलिटिकल लीडराना बेहतर समझते हैं कि इस चीज को क्यों लेके आ रहे हैं। अगर इसकी बजाय अगर ज्यादा वर्क इस चीज पे करना है कि हमने अपने टेन्योर के अंदर पब्लिक को डिलीवर करना है, अपने हलकों में जाना है और जो कमिटमेंट्स किए हैं वो पूरी करने हैं, इकोनॉमिकल पोजीशन संभालनी है और स्पेस देनी है अपने ओपोनेंट को, तो मेरा ख्याल है कि ये जो इनको खौफ होता है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, फौज की जानिब से या दीगर कोई एक इंटरनेशनली जो इनको खौफ होता है साइफर वगैरह का जो हमने देखा पहले, तो ये सारे खौफ खत्म हो जाएंगे सिर्फ एक डिलीवर कर दें। सर यहीं पे सवाल ऐड करूँगा कि एक बहुत सा इशू, मेजर इशू है जो कि अक्सर मैं ट्वीट यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे सीरीज़ चल चुकी होती है। तो लास्ट टाइम भी एक ट्रेंड इशू चला था कि जब हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी एक्चुअली पार्लियामेंट गवर्नमेंट है, जहाँ पे वज़ीर आज़म को उनका 5 साल की मुद्दत पूरी करने नहीं दी जाती, मतलब कि आज तक कोई भी वज़ीर आज़म है तो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। तो एक तरफ ये इशू है, दूसरी तरफ एक और इशू आता है कि आर्मी चीफ के बारे में बात होती है कि उनकी एक्सटेंशन बढ़ती जाती है, तो इन दोनों को डिफरेंस बहुत किया जाता है। तो आप क्या समझते हैं, क्या डिफरेंस होना, कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन बढ़ते जाना, इज इट राइट? देखिए, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन और वजीर आजम का टेन्योर, ये टोटल ये दो अलग चीजें हैं। फिर वही बात आती है कि एक्सटेंशन जो होती है वो बदमाशी के जोर पर नहीं ली जाती, मैं समझता हूं, लेकिन इसमें दो चीजें होती हैं। खुद आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन होती है वो जाहिर है उसमें कोर कमांडर्स जो होते हैं उनकी
मर्जी और उनकी बाकी कैलकुलेशन शामिल होती है। नॉर्मली रीजन ये होता है कि ये आर्मी चीफ एक एक्सपीरियंस्ड है, इन्होंने साल 6 महीने 2 साल जो भी पीरियड गुजारा है, इसमें उनको वो सब चीजों का इल्म है कि इस वक्त मुल्क मुश्किल टाइम से गुजर रहा है। कोई भी नया आर्मी चीफ आएगा, उसको समझने में चीजों को टाइम लगेगा, सो दैट उसको टाइम दे दिया जाए ताकि चीजें जो है सेटल हो जाएं। हमने देखा कि जब बाजवा साहब की एक्सटेंशन हुई उस वक्त कुछ दहशतगर्दी कर दी कि हालात हमारे मुल्क में कुछ बेहतर नहीं थे, जिसके बाद उनको एक्सटेंशन की। लाजमी नहीं है कि हर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन सम टाइम ऐसे होता है। जहां तक बात है सियासतदान की, तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम तो अपने ही खुद दुश्मन है, हम तो खुद अपने दुश्मन हैं। कोई भी सियासतदान है, जब उसकी इम्पीचमेंट की जाती है, जब उस पर प्रेशर बिल्ड किया जाता है, तो बिल्ड करने वाले कौन है? कभी हमने देखा कि फौज या एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ जलसा जुलूस निकाला है कि जी ये हमारी बात नहीं मानते, हम इनको ऐसे करते हैं वैसे करती हैं। देखें, अब एक कॉन्स्पिरेसी तो है, लोगों के अंदर एक इंप्रेशन इमेज तो है कि कोई भी जलसा जुलूस लॉन्ग मार्च होता है तो वो बैक पे एस्टेब्लिशमेंट या फौज मौजूद है, एक इंप्रेशन ये दिया जाता है। लेकिन देखा यह जाता है कि इस्तेमाल कौन हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप ना इस्तेमाल हो, आपको किसने कहा है, ना ऐसी हरकत करें, ना किसी के हाथों में खिलौना बने। तो अगर आप अपने ही साथी यानी पॉलिटिकल लीडर किसी पॉलिटिकल लीडर को ही लेग पुलिंग करने के लिए उसके खिलाफ एक मवाद इकट्ठा करता है, तो फिर हमें मेरा ख्याल है किसी और को गिला करना नहीं चाहिए, किसी और से गिला होना नहीं चाहिए। सो जो आर्मी की एक्सटेंशन है वो वक्त के साथ साथ एक प्रॉपर क्राइटेरिया है, उसके मुताबिक होती है, एक्सटेंशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ऑल दो के अब हम इस वक्त जो फौज के अंदर हालात देख रही हैं उसमें भी ये बेचैनी पाई जाती है और वो इस चीज को दुरुस्त करने की कोशिश करती है कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। जाहिर है उसमें बहुत सारे जो बाकी आने वाले जो अपकमिंग लोग होते हैं उनका भी जाहिर हक एक किस्म का मारा जाता है, उनका भी नंबर था, लेकिन बहरहाल वो एक आईनी तरीका है, मेरिट के ऊपर होता है। लेकिन यहाँ वो एक सिलेक्शन होती है और यहाँ ये इलेक्शन के जरिए आ रहे होते हैं। तो आर्मी चीफ की सिलेक्शन के अंदर उस तरीके से पॉलिटिकल लीडर असरअंदाज नहीं होते, वो अपने कोर कमांडर के जरिए तो खुद लेते हैं और उसके बाद एक समरी या प्रपोजल भेजते हैं और वो चीजें आगे चलती है। जबकि यहाँ पॉलिटिकल लीडर की जो इम्पीचमेंट है, उसकी लेग पुलिंग है, उसमें ये डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व होते हैं। ऑल दो के इंप्रेशन ये कि किसी लेकिन करते तो खुद ही हैं। सो हमें इस चीज को समझने की कोशिश करनी होगी। मैंने कल भी इस बात पे सलूशन दिया था कि इस वक्त जो मुल्क मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है, इस वक्त में डिसीजन लेना आज या पार तरफ जाना है, या तो जिस तरह से हम समझते थे जमीन और आसमान एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकते, हम भी समझते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी एक दूसरे के इस तरीके से नहीं आ सकते। हमने देखा एनवायरमेंटल के जो हवाले से, पॉल्यूशन के हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो फंड्स मुकर्रर किए हैं, तो बिलावल भुट्टो की तारीफ की जा रही है, शहरी रहमान की तारीफ की जा रही है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। तो हमने कभी अगर ये सिनेरियो पहले वाला होता तो एक दूसरे को किसी भी एंगल से इसको क्रिटिसाइज करते, लेकिन पीडीएम इस कदर शहीद हो गई है तो ये एक अच्छी चीज है। तो अब अगर ये पॉलिटिकल लीडरान जहर का जिसे कहते हैं कड़वा खून पीकर कुछ अरसे के लिए कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अफसोस यही है कि हमारी तरबियत सिर्फ यही हुई है कि हमने एक दूसरे की लेग पुलिंग करनी है, यही हमारी नंबर। और बड़े अफसोस होता है इनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी ये टारगेट होता है कि बस बिल्कुल आपकी बात ठीक है सर। यहाँ पे क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और भी बहुत से क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्योंकि असद उमर की जानिब से जो है बयान सामने आ रहे हैं कि गिलगित से बलूचिस्तान तक, कराची और बलूचिस्तान तक तमाम सूबों से लोग बड़ी तादाद में पिंडी आएंगे, हमारी पिंडी की तंजीमों के पास मेज़बानी करने की जिम्मेदारी होगी और कौम फैसला कर चुकी है, इंतशार से निकलने का वाहिद रास्ता शफाफ इलेक्शन है, असद उमर ने दावा किया है। सर इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? सर आपको आवाज आ रही है? आई थिंक सो सर। जी अभी आवाज आ रही है। सर आपसे सवाल ये था कि असद उमर के हवाले से जो है एक स्टेटमेंट सामने आई है, उनका कहना था कि लॉन्ग मार्च के हवाले से कि कौम फैसला कर चुकी है कि इंतशार से निकलने का वाहिद रास्ता शफाफ इलेक्शंस हैं, और असद उमर ने दावा किया। आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि खान साहब की अपनी भी जिद है और उनका भी बयान आता आ रहा है, क्या लगता है कि लॉन्ग मार्च से पीछे हटने वाला मामला तो आ नहीं रहा, फिर भी वो पुरजोश ही नजर आ रहे हैं? बिल्कुल अफसोस की बात तो ये है कि हम कौम समझते किसको हैं,
हम जब 50,000 बंदा किसी चौक में इकट्ठा कर लेते हैं या 1 लाख बंदा इकट्ठा कर लेते हैं तो हम उसी को कौम समझते हैं कि यही कौम है, यही कौम का है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। जिमनी इलेक्शन के अंदर जो फैसले हुए हैं, एक तो वो प्रिंसिपल सीट के ऊपर प्रिंसिपल लीडर जब खुद आ जाता है तो उसकी सिनेरियो डिफरेंट होता है, और दूसरा ये होता है कि ये जो इन्होंने अभी इलेक्शन लिए बड़े माइनर मार्जिन के साथ जीते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको 100 वोट मिले और दूसरी पार्टी को 1 वोट भी नहीं मिला है। तो इसका ये बता, अगर 200-400 वोट का फर्क है भी, या किसी पोलिंग स्टेशन पे 2-2, 4-4 वोट्स का फर्क है भी, तो इट डजंट मीन कि आप पूरी कौम आपके साथ हो गई है। ठीक है, सिनेरियो चेंज होता रहता है, चीजें होती रहती हैं। सो ये बात नहीं है। जहां तक लॉन्ग मार्च की बात है, कि मैंने शुरू में कहा कि खान साहब जब सोच लेते हैं फिर वो करते हैं। यू टर्न लेना अपनी जगह पे है, लेकिन यू टर्न भी वो किसी और चीजों के हवाले से ले लेते हैं जब उनको देखते हैं कि आपको रास्ता वापसी का नहीं मिल रहा। एनीवे, यू टर्न हो सकता है वो लॉन्ग मार्च के हवाले से ले लें, लेकिन इस वक्त तक बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वो बिल्कुल इस वक्त तक मुतमईन है। और फिर वही बात है, मेरा काम है एक एनालिसिस करना, मेरी अपनी कैलकुलेशन है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इन्होंने सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए रावलपिंडी में पहुंचने और धरना देने या लॉन्ग मार्च को पहुंचाने का इरादा और वादा किया है। लेकिन मेरी जाती राय है, हम पुराने एक्सपीरियंसेस को देखते हैं कि ये इस्लामाबाद जरूर जाएंगे। इस्लामाबाद के तक एनओसी अभी नहीं मिला है, लेकिन ये इस्लामाबाद जरूर जाएंगे, क्योंकि अगर ये इस्लामाबाद नहीं जाते हैं तो इनका बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। आगा साहिब साहब का बयान आ रहा था कि लॉन्ग मार्च के हवाले से नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। खान साहब यू टर्न्स भी ले रहे हैं, यू टर्न्स लेने चाहिए थे, नहीं लेने चाहिए थे। आगा साहब ने बहुत अच्छा अपना तज्जिया दिया इस बारे में। आगा साहिब साहब सीनियर तज्जियाकार इस बारे में बात करें तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सब पे बात करने के लिए। तो खैर मजीद और भी टॉपिक्स हैं हमारे पॉलिटिक्स से हटके, नेशनल इशूज से हटके और हमारे कोविड और अलार्मिंग इशूज से हटके और भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, उससे बात करने के लिए पॉलिटिक्स को डिस्कस किया, नेशनल इशूज को डिस्कस किया, आर्मी चीफ को डिस्कस किया। इसके अलावा बहुत से ऐसे इशूज थे जो कि एक्चुअली बहुत अलार्मिंग भी थे, उन सब पे बात की। लेकिन एक और अलार्मिंग इशू हमारे सामने आया है, क्योंकि हम बात कर रहे थे रिसेंटली भी, चूंकि जुरेस की इशू की वजह से हम थोड़ा सा वहाँ पे बिजी हो गए थे, तो ये इशू भी बहुत अलार्मिंग था। क्योंकि जहाँ सियालकोट रोड गुजरांवाला से की खबर है कि वहाँ फतुमंड बाजार में इंक्रोचमेंट की बमबारी है, कोई पूछने वाला नहीं है। दुकानदारों ने दुकान से 15 से 20 फुट तक पक्के ठिये लगा रखे हैं, जिनसे ट्रैफिक की रवानी भी वहाँ पे मुतासिर हो रही है और बहुत ज़्यादा मसला है। शहरी इस रश में फंसे रहते हैं। गुजरांवाला इंक्रोचमेंट अरूज पर है, शहरी परेशान है और सीईओ कॉर्पोरेशन ख्वाजा इमरान सफदर की तैनाती को तकरीबन 5 माह गुजर गए हैं, लेकिन जनाब ने इसी टेन्योर में सीईओ कॉर्पोरेशन भी रह चुके हैं और इनकी गुजरांवाला में कुल तैनाती तकरीबन 16 माह से जायद है। पर उन्होंने ख्वाजा इमरान सफदर साहब ने एक मरतबा फिर इन इलाकों का खुद विजिट नहीं किया और इंस्पेक्टर इंक्रोचमेंट मंथली लेने में मसरूफ है। इंक्रोचमेंट अमला काम करने के बजाय सिर्फ मंथली इकट्ठी करने में मसरूफ है। तो इस सब पे आज बात करने के लिए वॉइस न्यूज़ के गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ ने हमें ज्वाइन किया, मियां अदील अरशद साहब। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मामला वहां पे गुजरांवाला में पेश आया, इसके बारे में आप जरा ब्रीफली खुद से बता दीजिए। जी बिल्कुल यासर साहब, इधर गुजरांवाला में सूरत हाल जो है वो सियालकोट रोड जो है वो मेन गुजरांवाला सिटी का मेन रोड है और इसको लिंक करता है मेन फतुमंड बाजार जो जिसको मिनी बाजार भी कहा जाता है। इधर इंक्रोचमेंट की इतनी बमबार है कि दुकानदारों ने दुकान से बाहर 15-20 फुट जो है वो बाहर इंक्रोचमेंट कर रखी है, पक्के ठिये बना रखे हैं और इनको कोई भी पूछने वाला नहीं है। क्योंकि जो इधर के सीईओ है ख्वाजा सफदर इमरान साहब, वो उनकी सरपरस्ती है। जो इंस्पेक्टर इंक्रोचमेंट है वो यहाँ से मंथली इकट्ठी करता है, सिर्फ उसका काम ही मंथली इकट्ठी करना है और आला अफसरान को जो है वो बचाना है। इसलिए क्योंकि खुद सीईओ साहब भी सरपरस्ती कर रहे हैं और कोई भी इनको पूछने वाला नहीं। अगर बात करें सियालकोट रोड की, तो सियालकोट रोड पर तमाम सरकारी दफ्तर जो है वो सियालकोट रोड पे है। सेशन कोर्ट गुजरांवाला वो भी सियालकोट रोड पे और जिला कचहरी वो भी सियालकोट रोड पे। और अगर बात करें डीसी ऑफिस जो मेन ऑफिस है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, वो भी सियालकोट रोड पे वाक़िया है। सीपीओ ऑफिस सियालकोट रोड पे वाक़िया है। तमाम अफसरान का इधर से गुजर होता है, पर इंक्रोचमेंट वालों को कोई भी पूछने वाला नहीं है। क्योंकि ख्वाजा सफदर इमरान साहब ने तकरीबन इनकी कुल तैनाती गुजरांवाला में 16 माह से भी ज्यादा बनती है। क्योंकि 2017 और 18 में ये इधर 2017-18 में ये एमओआर रह चुके हैं और इसी टेन्योर में
ये सीओ कॉर्पोरेशन भी रह चुके हैं और अब 5 माह से जायद हो गए हैं, इन्हें तकरीबन 5 माह से जायद हो गए हैं इधर गुजरांवाला में दोबारा हुए। तो आप जनाब ने एक दफा भी गुजरांवाला ये सियालकोट रोड और मेन फतोमढ़ बाजार का खुद विजिट नहीं किया, क्योंकि सिर्फ मंथली लेनी है, मंथली इकट्ठी करनी है और कोई इनको और भी कोई पूछने वाला नहीं। डीसी गुजरांवाला वो भी इनको पूछना चाह ही नहीं रहे, क्योंकि सब मिले हुए हैं। तो बात करें अगर ये मौजूदा जो इधर आ रहे हैं काशिफ गुज्जर साहब, काशिफ गुज्जर को भी तकरीबन 2 से 2.5 माह हो गया तैनात हुए, तो उनकी ये बीट बनती है, उनका ये फर्ज बनता है, तो उन्होंने भी आज तक एक विजिट भी खुद नहीं किया। रिसेंटली मेरी बात हुई उनसे टेलीफोन पे, तो बड़े फख्र के साथ बता रहे हैं कि यार मैंने अभी विजिट ही नहीं किया। तो ये बड़ा लंबा। अच्छा मियां आतिफ साहब, यही सवाल ऐड करूंगा, जो ख्वाजा इमरान साहब जो के सीईओ हैं, क्या उनके आने से पहले, उनकी अपॉइंटमेंट से पहले भी इंक्रोचमेंट का क्या यही हाल था या उनके आने के बाद सब हुआ है? ऐसे उनके आने से पहले सूरत हाल कुछ डिफरेंट थी, क्योंकि जो पहले सीईओ थे, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे काम करवाए और वो खुद विजिट करते थे और इंक्रोचमेंट जो है वो दूर करवाते थे। मसला ये था कि जब वो भी अपना ऑपरेशन के लिए निकलते थे, तो अमला जो है, इंस्पेक्टर और अमला कॉर्पोरेशन, इनकी सेटिंग है ये रेडी बानों और दुकानदारों के साथ, क्योंकि ये मंथली इकट्ठी करते हैं, पर इनसे पैसे वसूल करते हैं और पहले कॉल कर दी जाती है, पहले कॉल कर दी जाती है कि जी अफसरान जो है हमारे साथ आ रहे हैं। तो वो क्या होता है, जो रेडिये हैं या चांद गाड़ियां हैं, ये फौरन वहां से हट जाती है, ठीक है, क्योंकि अमला सारा साथ मिला हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है जी। अच्छा, तो इस अवाम का इस पे क्या कहना है? गुजारे पता है रश भी है, अवाम का गुजरना है, हॉस्पिटल है, स्कूल के बच्चे हैं वो गुजरते हैं, बहुत से इशूज आते हैं, ट्रैफिक के बारे में आपने बताया कि बहुत बड़ा मसला आ रहा है, अवाम की तरफ से क्या तासुर आ रहा है? सर हमने अवाम से जो मौक़िफ़ लिया, उनका भी यही कहना है कि कई घंटे सियालकोट रोड पे ट्रैफिक जाम रहती है। अगर बात करें फतोमढ़ बाजार की, तो कई घंटे वहां भी शहरी जो है वो ट्रैफिक में फंसे रहते हैं और जो बच्चे हैं स्कूल के बच्चों की, ये इधर सियालकोट रोड पे ही और फतोमढ़ बाजार, इसे जना रोड का एरिया कहा जाता है, वहां पे मेन स्कूल है जदीद दस्तगीर आइडियल, जहां पर बहुत ज्यादा रश होता है और कोई भी जो है वो इनको पूछता नहीं है। जी ठीक है मियां आतिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ इंक्रोचमेंट के हवाले से बात कर रहे थे कि सियालकोट गुजरांवाला में इंक्रोचमेंट के जो है वहाँ पे बहुत बड़े मसाइल है, वो लोगों ने 15 से 20 फुट के ठिये लगा रखे हैं, वहाँ पे अमला सारा मिला है, अवाम बहुत परेशान है, ट्रैफिक करवाने का मसला है। खैर ये एक इशू जो है बहुत अलार्मिंग है, तो इस सब पर भी बात हमने की। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वंस अगेन एक और इशू जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं, चूँकि अक्सर हम उसे डिस्कस करना चाहते हैं और वो बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक है मेरे लिए, और क्योंकि हम जब भी किसी मसले में होते हैं, जब भी हमें कोई इशू होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जान है तो जहान है, जो कि अक्सर हम कहते हैं, तो जाहिर बात है जब भी हमें कोई लाइट सा भी एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में फौरन से रेस्क्यू ही याद आता है। तो खैर उस पर भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि एक अलार्मिंग इशू है, क्योंकि इस पर बहुत से लोग अक्सर लाइक जब ट्रैफिक में हम जब फंसे होते हैं, जब कोई प्रोटेस्ट हो रहा होता है, तो इन सब चीज़ों में उनका एक बहुत बड़ा किरदार होता है, क्योंकि पूरा एक शहर होता है, पूरा एक ज़िला डिस्ट्रिक्ट है, बहुत से लोगों ने कवर करने होते हैं, कॉल आती है, फ़ौरन से जाना होता है और कवर करना होता है, आवाम को बचाना होता है। तो जब ये ट्रैफिक का रवानगी का मसला आता है, जहाँ रुकावटें आती हैं, तो उनमें से किसी की जान भी जा सकती है और उसके ज़िम्मेदार आप भी हो सकते हैं। तो इस तरह के इशूज़ भी साथ देखने में आ जाते होते हैं। तो खैर हमें उस चीज़ का अभी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली बहुत से टॉपिक, क्योंकि जब मैं रिसेंटली जब आ रहा था रास्ते में, तो मुझे ये सब कुछ देखने को मिला, तो मुझे ये लगा कि मुझे बताना बहुत ज़रूरी है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से सिग्नल का एक इशू अपना है, लेकिन एक प्रोटेस्ट हो जाना, उसकी वजह से लाहौर में बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, प्रोटेस्ट भी है, जिसकी वजह से रेस्क्यू बहुत मुतासिर होती है। तो हमें इस चीज़ को भी मेक श्योर करना चाहिए। तो इस सब पर भी हम बात करेंगे, लेकिन वंस अगेन रिसेंटली एक और टॉपिक जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, फैज़ अहमद फैज़ का टॉपिक था, जो कि हम उससे डिस्कस करना चाह रहे थे। उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, जो कि हम बात कर रहे थे उस बारे में, चूँकि कल
एक हमारा टॉपिक काफ़ी सिग्निफिकेंट था जुरेश चौधरी के हवाले से, तो वहाँ इतनी हैक्टिक सिचुएशन थी, इतने मसरूफ़ हो चुके थे कि हम उसको डिस्कस ही नहीं कर पाए, तो हम उनको कभी नहीं बुलाएंगे। फैज़ अहमद फैज़ जो कि पाकिस्तान के नामवर शायर अदीब, और उनके बारे में बहुत इनकी क्रेडिबिलिटीज़ बहुत हैं अपनी राइटिंग में, उर्दू अदब में इनका बहुत नाम रहा है। उनके अलावा अगर बात करें तो इनकी कल डेथ एनिवर्सरी भी थी, और कल मुझे याद आया, कल जब साहब वहाँ पे शेर व शायरी चल रही थी, लाइक जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो एट दैट टाइम वहाँ पे देखने में आया कि वहाँ पे हम फैज़ अहमद फैज़ के शेर भी पढ़ रहे थे वहाँ पे। मुझे जहाँ तक याद है कि जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। कल हमने उनको भुलाया नहीं, हमने फिर भी उनको याद किया, फैज़ अहमद फैज़ को, और आज हम इनको ब्रीफली याद करना चाहते हैं। और आपको पता चले कि फैज़ अहमद फैज़ 13 फरवरी को 1911 को नारोवाल में पैदा हुए थे। उनके बारे में बताएं कि वो उनकी जो वफ़ात थी वो 20 नवंबर और 1984 लाहौर के अंदर थी। तो ये उनका टेन्योर था पूरी लाइफ का। और उनके अलावा उनकी जो बेगम है अलिस फैज़ उनका नाम है, और उनके बच्चे सलीमा हाशमी, मुनीज़ा हाशमी और मुइज़्ज़ा हाशमी, इनकी ये 3 उनकी बेटियां हैं जो कि उनकी फैज़ की अपनी औलाद में से हैं। और उनके पेरेंट्स सुल्तान मोहम्मद ख़ान और सुल्तान फ़ातिमा, सुल्तान फैमिली से इनका बिलोंग था, और काफ़ी वेल पर्सनैलिटी इनकी थी, और बहुत ब्रॉड माइंडेड इंसान थे। और इसके अलावा बात करें तो इनको लेनिन पीस का इनाम भी मिल चुका है, और निशान इम्तियाज़ से भी नवाजे जा चुके हैं। बहुत बड़ी इनकी क्रेडिबिलिटीज़ हैं फैज़ अहमद फैज़ की। इनकी एक्चुअली इनका बहुत नाम रहा है पाकिस्तान के लिए, स्पेशली इन्होंने बहुत काम किया, बल्कि इसके अलावा पूरे एशिया में इनका नाम आता है। फैज़ अहमद फैज़ के बहुत से शेर भी हैं जो कि अक्सर हमें देखने को मिलते हैं कि आज फिर दर्द व गम के धागे में हम पिरो कर तेरे ख्याल के फूल, तुर्क उल्फत के दश्ते चन कर आशनाई के माए बसाल के फूल। बहुत से ऐसे पोइट्री, बहुत से शेर व शायरी जो कि हम डिस्कस करते हैं। कल चूँकि मैं इस पर बल्कि ख़ुद से कहूँगा कि प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि कल हम डिस्कस नहीं कर पाए। मेरे पूरे माइंड में था, लेकिन एक्चुअली सिचुएशन बड़ी सिग्निफिकेंट थी, जो कि वहाँ पे हम इतना बिजी हो चुके थे, वहाँ पे इतना अट्रैक्ट हो चुके थे, क्योंकि ये मामला फिर भी मैंने कहा कि मैं इसको कल लाजमी बात करूँगा। तो आज मेरा बात करना बहुत लाजमी था। आज फैज़ अहमद फैज़ की डेथ एनिवर्सरी गुजर चुकी है। कल उनकी 20 नवंबर को डेथ एनिवर्सरी थी, और उन्होंने ये पूरा टेन्योर गुजारा, और उनकी लाइफ में काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस थे। 3 बेटियां थी उनकी, और इनकी जो है नारोवाल में पैदाइश थी, लाहौर में इनकी डेथ हुई थी। और उन्होंने अपने ज़िंदगी का सफ़र सिर्फ शेर व शायरी में, अपने इसमें उर्दू अदब के सफ़र में ही जारी रखा था। और फैज़ फैज़ के बारे में बात करें तो हम इनको काफ़ी वक्त से पढ़ते आए हैं। हम अगर किताबें खोलें, लाइक हम जब भी स्कूल भी इवन ज्वाइन करते हैं, तो हम जब मैट्रिक के या 8 या 7 6 ग्रेड में भी होते हैं, तो एट दैट टाइम भी हम फैज़ अहमद फैज़ को ही पढ़ते हैं। तो फैज़ अहमद फैज़ हमें ना से अब से याद है, बल्कि बचपन से हमें याद है, हम इनको पढ़ते आ रहे हैं। इनके शेर शायर, उनकी तशरीयाँ कर करके हमें याद है कि हमें इसके टेस्ट दे क्योंकि हमें याद है कि फैज़ अहमद फैज़ कौन थे, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रही है पाकिस्तान में, और कब पैदा हुए, और क्या इनकी क्रेडिबिलिटीज़ रही हैं अपने काम के अंदर, अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर। बहुत से इन्होंने नावल निकाल भी रह चुके हैं, नावल भी लिखे हैं, और इनके अलावा बहुत से इनके आर्टिकल्स भी छप चुके हैं। लाहौर में इन्होंने स्पेसिफिक बहुत काम किया है फैज़ अहमद फैज़ साहब ने। डॉक्टर्स इनका बहुत वहाँ पे नाम रहा है। नारोवाल में भी इनका खैर एट द टाइम स्टार्ट ही था, तो वहाँ पे इन्होंने स्टडी स्टार्ट की, तो वहाँ से होते होते बहुत से शहरों का विज़िट किया, स्टडीज़ के लिए बाहर गए, पाकिस्तान में बहुत काम किया, और इनका बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटीज़ रही है पाकिस्तान में। तो हम इनसे आज उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, चूँकि आज नहीं रिसेंट डे थी, हम मसरूफियत की वजह से नहीं कर पाए, तो इसके लिए वंस अगेन प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। फैज़ अहमद फैज़ की जो क्रेडिबिलिटीज़ थी उसके बारे में आज बात की। इसके अलावा हम बात कर रहे थे, इससे पहले भी हम, जैसे कि मैंने बताया कि रेस्क्यू के बारे में बात कर रहे थे कि रेस्क्यू का अमला अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह से अदा कर रहा है। और उससे पहले बात करें, क्योंकि रेस्क्यू से याद आया, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो ट्रैफिक की सिचुएशन पहले बात कर लेते हैं कि ट्रैफिक की रवानगी किस तरह से है, हमारी आवाम किस तरह से उसको सीरियस ले रही है। क्योंकि बात करें तो यहाँ पे एक वीडियो क्लिप सामने देखने में आ रहा है, बहुत वायरल सा हुआ है, देखने में तो फ़नी लगता है लेकिन बहुत अलार्मिंग है। मैं तो कंडेम करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि एक बूढ़ा शख्स है, उसके पीछे जो है
एक जो है जवान सी एक बच्ची है और उसके हाथ में एक छोटा बच्चा भी है और मोटरसाइकिल में वो रैंडम जिग-जैग जो है मोटर बाइक चला रहे हैं और ट्रैफिक के अंदर से गुजर रहे हैं और पीछे से कोई साहब उनकी वीडियो भी बना रहे हैं और उस वीडियो के अंदर बाकायदा जो है वो चीज़ कर रहे हैं, उसके अंदर जो है उनको बड़ा एक्ट कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं वहाँ पे और बड़े अपने आप को बहुत पता नहीं क्या समझ रहे हैं। बाबा जी से जब से उनकी वीडियो बना रहे हैं आप देख सकते हैं कि जैसे उनकी वीडियो बनाई जा रही है उल्टा वो और बाइक को रैंडम घुमा रहे हैं, जिग-जैग कर रहे हैं और स्पीड भगाए जा रहे हैं और वो पता नहीं बाइक पे क्या अजीब व गरीब हरकतें कर रहे हैं। खैर मैं तो इस चीज़ को कंडेम करूँगा, आप अपनी देखें आप किस तरह से ट्रैफिक पे हादसात होते हैं। हमारी पूरी रेस्क्यू टीम आपको कवर करने के लिए वहाँ पर मौजूद होती है। वो जब इस तरह के हादसात देखती है तो खुद भी अलार्मिंग हो जाती है कि क्या हरकतें हैं, आपकी छोटी छोटी हरकतों की वजह से, छोटे छोटे फ़न की वजह से। आप तो समझदार इंसान है, अगर कोई हमें ये वाक़या देखने में आते हैं जो नौजवान लोग होते हैं उनमें वाक़या बेचने में आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखने में आती है। तो इस सब पे बात करने के लिए डॉक्टर सैयद माजिद साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर रेस्क्यू के हवाले से ही बात कर रहे थे क्योंकि ट्रैफिक हादसात बहुत देखने में आते हैं इस हवाले से, तो क्योंकि लोगों को कुछ रैंडम ड्राइविंग भी होती हैं और जैसे कि हम वीडियो में देख भी रहे थे कि एक साहब जो है वो बाइक पर बैठे हैं, बड़े अधेड़ उम्र के शख्स हैं और पीछे खातून भी बैठी हैं, बच्चा भी हाथ में है और बाइक इस तरह से घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं। जब इस तरह के अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाते होते हैं तो फिर ज़ाहिर पता देख के बुरा लगता है। तो आप किस तरह से देखते हैं सब चीज़ को? अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया। आपने एक बहुत अहम मौजू पर बात करने के लिए मुझे मौका दिया। इस वक्त डेली बेस पर जितने भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अगर हम उनका डाटा कलेक्ट करें तो आप हैरान रह जाएंगे। 70 to 80% एक्सीडेंट सिर्फ और सिर्फ मोटर बाइक के हैं। अच्छा, मोटर बाइक के एक्सीडेंट्स में जो राइडर है और जो इसके साथ बैठा हुआ है दोनों ही डेंजर में होते हैं। मोस्टली हमारे यहाँ ट्रैफिक कानून की पाबंदी नहीं की जाती, हमारे यहाँ हेलमेट का इस्तेमाल गैर जरूरी समझा जाता है और साथ में जितने भी हमारे मोटर बाइक राइडर्स हैं इनकी कोशिश होती है कि हम जितनी ज्यादा से ज्यादा स्पीड चलाना चाहें उतनी स्पीड चलाते हैं। और अगर हमने टर्न लेनी है तो हमने कभी भी इशारों का इस्तेमाल नहीं करना और कभी भी किसी दूसरे जो रोड के ऊपर मौजूद ट्रैफिक है उसका ख्याल करना है, जिसकी वजह से हादसात की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। ये तो एक एक्सपेक्ट है। दूसरा एक्सपेक्ट ये है कि जितने लोग जख्मी होते हैं वो शिद्दत की वजह से बहुत वक़्त उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। ये एक सबसे ज्यादा अफसोसनाक पहलू है। इसके अलावा जब ये लोग तेज स्पीड की वजह से गिरते हैं तो जो पीछे से ट्रैफिक आ रही होती है वो बाज़ औक़ात अपनी स्पीड पर और अपने ब्रेक पर काबू नहीं रखते और इनको क्रश करके गुजर जाते हैं। तो इस तरह अपनी गलती की वजह से ये क्रश हो जाते हैं और जो लोग बच जाते हैं वो हेड इंजरी, वो स्पाइनल कार्ड इंजरी, वो मल्टीपल फ्रैक्चर इंजरीज, ओपन वूंड, क्लोज वूंड, मुख्तलिफ किस्म के इंजरीज का शिकार हो जाते हैं। इस तरह वो ना सिर्फ अपने आप को अजियत में डालते हैं बल्कि अपनी पूरी फैमिली को दो किस्म की अजियत में डाल देते हैं, एक फाइनेंशियल और एक मेंटल टॉर्चर। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल ऐड करना चाहूँगा कि एक्चुअली मैं देख रहा था इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में, रेस्क्यू की एक्टिविटी, जबकि कोई एक्सीडेंट होता है किसी जगह पर भी तो जब उसको फ़ौरन से उनको रेस्क्यू किया जाता है तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको किस तरह से फर्स्ट एड दी जाती है और कब तक रेस्क्यू उनको हॉस्पिटल ले जाने तक। अक्सर हमें बहुत से इशू यहाँ पे देखने में आते हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि कोई भी रैंडम एम्बुलेंस है तो सिर्फ हॉस्पिटल के गेट पर छोड़ के चली जाती होती है, आके उनको परस्यू नहीं करती है उनके लिए। तो रेस्क्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, क्या उनका कंप्लीट ये फराइज बनता है कि वो उनको पूरी फर्स्ट एड देने के बाद उनको बेड पे दे के उनको डॉक्टर के पास रेफर करके फिर जाते हैं? मैं आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस बारे में ये बताऊंगा कि हम एट टाइम दो काम मुसलसल कर रहे हैं। एक हमारा काम प्रिवेंटिव है और एक हमारा काम ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट देना है। हम ऐसा करते हैं कि हमारी एम्बुलेंस जब भी किसी भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में पहुंचती है तो हम उस पे जो भी पेशेंट है उसको सेफ साइड पर फौरन ट्रीटमेंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट देंगे। अगर वो हेड इंजरी का केस है, नेक कॉलर हमारे पास होती है, वो अप्लाई करके प्रॉपर अंदाज में उसको स्पाइन बोर्ड में शिफ्ट करके गाड़ी में लेकर जाते हैं। अगर उसकी ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग कंट्रोल की जाती है। उसके बाद उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, हमारी गाड़ी में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन उसको दी जाती है। और उसको दर्द हो रहा है तो उसके इंजेक्शन होते हैं, वो इंजेक्शन हम उसको लगा देते हैं और उसको इंतहाई केयर करते हुए, प्रॉपर मॉनिटर करते हुए हम उसको अस्पताल में इमरजेंसी में नहीं छोड़ते बल्कि डॉक्टर्स के पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वहां लेकर जाते हैं और डॉक्टर को एक फॉर्म हमारा होता है वो उनके हवाले करते हैं कि डॉक्टर साहब ये मरीज आए,
इसके ये डिटेल्स हैं और ये हमने उसको ये ट्रीटमेंट दी है, हम आपके हवाले कर रहे हैं और डॉक्टर हम उनको लेते हैं और मरीज की जो सिविरिटी होती है वो भी हम ऑन द स्पॉट डॉक्टर को बता देते हैं। एक एक्सपेक्ट तो हमारा ये है। दूसरा एक्सपेक्ट ये कि हमारी कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स बनी हुई है। कम्युनिटी हमारे पास रेस्क्यू एंड सेफ्टी अफसर हमारे अपने डिपार्टमेंट का 1122 का है, जिसका काम ये है कि मुसलसल स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक गैदरिंग्स में जाकर अवेयरनेस पैदा करना, लोगों में शऊर पैदा करना कि ये जो रोड है ये हम सब की है, इसमें हम सब ने चलना है। हमने उतनी स्पीड रखनी है जिसमें हम भी सेफ रहें और दूसरे लोग भी सेफ रहें। अभी एक नया मोटो है कि आपने 30 की स्पीड से मोटर बाइक को चलाना है। हेलमेट का इस्तेमाल जरूरी है। हमने जब भी टर्न लेना है कि इलीगल ये रॉन्ग टर्न नहीं लेना, हमने थोड़ा सा इंतजार कर लेना है, अपने आप को भी सेफ रखना है और जो हमारे चारों तरफ ट्रैफिक है हम उसको भी ख्याल करना है, उसको भी सेफ करना है। तो ये हम मुसलसल ट्रेनिंग दे रहे हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक गैदरिंग में, ताकि हमारे छोटे-छोटे बच्चे जो कल को बड़े मोटर बाइक चलाएंगे उनमें अभी से ही ट्रैफिक कानून का शऊर पैदा हो जाए, रोड इस्तेमाल करने का शऊर पैदा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। आप एक्टिविटीज बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा भी सर एक और इशू भी देखने में आता है, रॉन्ग कॉल्स की वजह से जो है बहुत से इदारे ऐसे हैं जहां उनको रॉन्ग कॉल्स होती हैं और वहां पे पहुंचते हैं तो एक्चुअली वहां पे ऐसी कोई हैपनिंग होती नहीं है। तो आपको भी इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है, क्योंकि एक जरा सेंसिटिव मामला है कि आपको भी उस तरह से मेजर इश्यूज आते हैं इस तरह के? सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बात शुरू में हमें बहुत सी रॉन्ग कॉल आती रही, लोग मुख्तलिफ मामलात में, कुछ लोग उनको अगर सिम मिल गई उसका नंबर मालूम नहीं है, वो फिर मोबाइल में डायल करके 1122 पर कॉल करते थे तो उनका नंबर हमारे पास आ जाता है, तो वो पूछते हैं सर इसका नंबर तो बता दें। अच्छा, कुछ खवातीन आपस में बात कर रही हैं, छोटा बच्चा उनकी बातों में डिस्टर्ब कर रहा है तो वो मोबाइल में 1122 डायल करके दीदी इससे बात कर रहे हैं, अंकल से बात कर लें। अच्छा, कुछ लोगों के घर में कोई प्रॉब्लम आया, फ्रिज खराब हुआ, कोई और मसला हुआ, किसी ने सब्जी लाने के लिए फोन कर दिया 1122, तो हम सब मामलात में हर काल में ये कहते थे कि सर ये इमरजेंसी नंबर है, प्लीज इसको मसरूफ ना रखें वरना किसी की जान जा सकती है। किसी भी इमरजेंसी में वो हमें कॉल करेगा और आपकी गैर मुतल्लिका कॉल की वजह से वो नंबर एंगेज होगा और वो हमें रिस्पॉन्स नहीं कर सकेगा और हम उसकी मदद को नहीं पहुंच सकेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पे एक और चीज भी है कि मैंने बड़ा अच्छी एक्टिविटी देखी है रेस्क्यू के हवाले से कि बाइक की फैसिलिटी भी यहाँ पे दी गई है, बाइक की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, मैंने खुद भी देखा है इसको। डिफरेंस क्या है बाइक में और वैन के अंदर? क्या तमाम तर फैसिलिटीज उस बाइक के अंदर मौजूद है? अगर बिलफर्ज ट्रैफिक की वजह से वैन नहीं पहुंच पाती तो क्या वो वक्ती तौर पे कवर तो कर सकती है ना? सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू पर बात की है। हमारे डीजी साहब ने जब इस सर्विस का आगाज किया तो उन्होंने जहन के अंदर ये बनाया हुआ था कि हमने इस सर्विस को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाना है। एम्बुलेंस सर्विस से हम मोटर बाइक सर्विस पर आ गए और हमारे डीजी साहब का भी है ना कि हमने हेलीकॉप्टर सर्विस का भी इफ्तिताह करना है। इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में हेलीकॉप्टर सर्विस भी आएगी। अब बात आ गई मोटर बाइक एम्बुलेंस की, वो तमाम सहूलियात जो हमारी एम्बुलेंस में है वही हमारी मोटर बाइक एम्बुलेंस में है। फर्क सिर्फ एक है, मोटर बाइक में हम किसी पेशेंट को फर्स्ट एड देकर अस्पताल शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन एम्बुलेंस में यह है कि हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। नंबर 2, हमारी एम्बुलेंस तंग और छोटी गलियों में नहीं जा सकती, वहां मोटर बाइक इजीली पहुंच सकती है और टाइमली पहुंचकर फर्स्ट एड दे देती है। और अगर मरीज को शिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है तो फिर एम्बुलेंस बुलवा ली जाती है। वो रोड्स जहां ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया और मजमा इकट्ठा हो गया वहां एम्बुलेंस का पहुंचना ट्रैफिक के अंदर से बहुत मुश्किल है, तो मोटर बाइक इजीली अप्रोच करते हुए टाइमली पहुंचकर फर्स्ट एड दे देती है। इस तरह मरीज की जो तकलीफ की शिद्दत है वो बढ़ती भी नहीं और उसको हौसला हो जाता है और हम उसको फर्स्ट एड देकर उसकी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल, ये मोटर बाइक का जो बहुत फूट है। सर मैं आपकी एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहा हूँ कि रेस्क्यू की और भी बहुत सी एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस मेरे ख्याल में शायद ना हो, क्योंकि जैसे कि आप कहीं एक्सीडेंट होता है, हम लोग समझते हैं कि जहाँ एक्सीडेंट होता है रेस्क्यू सिर्फ वहीं आती है, मैंने कि इसके अलावा भी बहुत से इशू होते हैं जहाँ आग लग जाती है, जहाँ पे पानी भर जाता है, या इसके अलावा बहुत से ऐसे इशू आते हैं जहाँ कहीं सांप आ जाता है, कहीं शेर आ जाता है, कोई ऐसे जानवर आ जाते हैं, क्या आप उनको भी उस तरह से रेस्क्यू करते हैं? आपने बहुत बात की है। रेस्क्यू का मतलब पता क्या, किसी जान को बचाना। बिल्कुल। आप हैरान रह जाएंगे, एक परिंदा उड़ रहा है और दरख्त के किसी टहनी में फंस गया तो उसको भी 1122 ने जाकर रेस्क्यू करना है, उसको निकालना है। एक जानवर
गुजर रहा है किसी खेत से, और उस खेत में लोगों ने पानी निकालने के लिए कुएं बनाए हुए थे। अब चूंकि सिस्टम चेंज हो गया और वो कुएं वीरान पड़े हुए हैं और वो जानवर उसमें गिर जाता है, तो उस जानवर को निकालने का काम भी पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट 1122 कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा बिजली के तारों में, मोबाइल के टावर्स में परिंदे हमारे फंस जाते हैं, उन सबको निकालने के लिए 1122 अपनी सर्विसेज दे रहा है। इसके अलावा बाज़ औक़ात लोग बोर करते हैं पानी के लिए, उस छोटे से सुराख में कोई जानवर, बिल्ली या कोई और जानवर के उसमें गिर जाता है और फंस जाता है, उसको निकालने का काम भी पंजाब इमरजेंसी सर्विस इंतहाई सक्सेसफुली करती है। आप हैरान रह जाएंगे कि जहां कोई जानदार किसी तकलीफ में है, पंजाब इमरजेंसी सर्विस उस वक्त तक चैन से बैठती जब तक उसको वहां से आजाद ना कर दे। हमने इंशाल्लाह सबकी जान को बचाना है, आंधी हो या तूफान, जलजला हो या हादसा, रेस्क्यू 1122 हर दम तैयार। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इस चीज़ का खुद भी आया, शायद आपकी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी है सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद माजिद अहमद, एमरजेंसी ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है सर। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना मौक़िफ़ देने के लिए। बिल्कुल, रेस्क्यू की क्रेडिबिलिटीज़ बहुत कमाल है उनकी। मैं खुद भी इनका शायद देखने में आता है कि कहीं भी एक्सीडेंट हो, ना सिर्फ एक्सीडेंट के अलावा उन्होंने बताया कि अगर कहीं परिंदा भी फंस जाता है, कोई जानवर भी अगर किसी मुश्किल का शिकार है, तो उसको भी रेस्क्यू करना है। रेस्क्यू 1122 का ये फ़र्ज़ है कि उसको रेस्क्यू करेंगे, और उनका फ़र्ज़ है कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उनको फौरी तौर पे फर्स्ट एड देना, चाहे वो गाड़ी की सूरत में दें या बाइक की सूरत में, तो उनको वहाँ से रेस्क्यू करके और उनको हॉस्पिटल ले जाना। और टिल जब तक वो डॉक्टर के पास रेफ़र नहीं हो जाता, जब तक वो उस एमरजेंसी वार्ड के अंदर रेफ़र नहीं कर दिया जाता, तब तक रेस्क्यू उनका साथ नहीं छोड़ती। रेस्क्यू का काम ही है रेस्क्यू करना, इंसानी जान ना सिर्फ बल्कि जानवरों की जान भी बचाना। इसके अलावा बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं कि अगर आप किसी हादसे का शिकार है, हादसा हर किसी का हो सकता है, हादसा आपका लाइक यूँ भी हो सकता है जैसे आपके घर में अक्सर सांप निकल आते हैं, ऐसी जगह ऐसी होती है जहाँ पे सांप का आपको शिकार करना पड़ता है, कोई जानवर आपको तंग करता है, जानवर लाइक उसमें कुत्ते भी शामिल है, उसमें सांप भी शामिल है, शेर भी शामिल है, अगर आपके सामने है, अगर आपको लगता है कि आप पे हमलावर हो सकते हैं या आप ऐसी जगह पे फंस चुके हैं, तो रेस्क्यू वहाँ भी आपको रेस्क्यू करेगी, वहाँ भी आपको बताएगी। डॉक्टर माजिद साहब जो कि एमरजेंसी ऑफिसर थे, उनका बहुत अच्छा मौक़िफ़ था। वाकई इनकी क्रेडिबिलिटीज़ होती हैं, एमरजेंसी ऑफिसर हैं, और इनका आपको बताएं कि कहीं भी कोई हादसा होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्क्यू अपना किरदार अहम तौर पे अदा करती है। तो मेरे ख्याल में अब तक जितने भी हमारे इदारे हैं, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स पाकिस्तान के हैं, तो रेस्क्यू आई थिंक सो, आई कुड बी रॉन्ग, आई कुड बी राइट, कि यहाँ पे मुझे लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी जा रही है, उनकी क्रेडिबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, क्योंकि कोई भी हादसा हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्क्यू उनको वक्ती तौर पर कवर अप कर लेती हैं। यहाँ एक और भी चीज़ देखने में आती है कि ट्रैफिक की वजह से बहुत लोगों को मुश्किलात का सामना आता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ट्रैफिक, हम एक्चुअली बात करते हैं कि 30 की स्पीड में बाइक चलानी चाहिए, और बहुत सी रेशो बाइक की वजह से आती है। अब उस पर बात कर लेते हैं कि जैसे कि ट्रैफिक को 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलाना चाहिए, लेकिन हम रैंडम चलाते हैं, जहाँ पे तो नौजवान तो जहाँ बात नहीं मानते, वहाँ पे एक तो वीडियो देखने में है कि वहाँ पे बुजुर्ग हजरात, पूरी फैमिली जिनके हाथ में बच्चा है, वो भी बाइक में इस तरह की हरकतें करें, तो वेरी अलार्मिंग। इस चीज़ को सीरियस लें और थोड़े समझदार हो जाएं। तो खैर, इस सब पे बात की, तो इस पे बात करने के लिए डॉक्टर माजिद साहब मौजूद थे, उनका बहुत शुक्रिया। अब हम बात करेंगे नाजरीन फीफा 2022 के बारे में बात करेंगे, चूंकि अब शुरू हो चुका है, मैचेस भी होने शुरू हो चुके हैं। हम बिजी थे, बात नहीं कर पाए, लेकिन आज दोबारा बात करेंगे कतर में होने वाले मैच के बारे में, जो कि पूरी दुनिया में देखने वाला वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच शुरू हो चुका है, और इसके अंदर 32 टीमों ने हिस्सा ले लिया, जिनके A to H तक ग्रुप भी बन चुके हैं। रोनाल्डो भी हैं, मेसी भी हैं, पाकिस्तान के और तमाम ऐसे चाहने वाले जो उनके प्लेयर्स हैं, वो भी वहां पर जलवागर होंगे। मैच शुरू हो चुका है, तो आज इस सब पर बात करने वाले हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे फेमस तरीन ये मैच होता है। लोग उसको देखने के लिए दुनिया भर से इकट्ठे होते हैं। कतर जैसे मुल्क के अंदर ये मैच मुनक्किद हमेशा किया जाता होता है। तो आज इस सब पे बात करने के लिए अब्दुल राफे स्पोर्ट एनालिस्ट हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर फीफा शुरू हो चुका है, 32 टीमों ने हिस्सा ले लिया है, ट्रॉफी भी सज चुकी है, क्या सीन लग रहा है, क्या डेवलपमेंट्स आ रही हैं? देखा जी, फीफा वर्ल्ड कप का आगाज तो हो गया है, और इसके अंदर कुछ चंद एक अहम जो चीजें हैं मैं वर्ल्ड कप से अपार्ट बात करता हूँ। बींगा मुस्लिम एक बड़ी अच्छी चीज है। ये 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक खेले जाने वाला जो इवेंट है कतर में खेला जा रहा है। और कतर को जिस वक्त आज से तकरीबन 10 साल 12 साल पहले जब मेजबानी की गई थी, उसके बाद कतर ने बड़ी इस हवाले से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तब्दीलियां लाई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने स्टेडियम्स बिल्ड किए हैं, इसके साथ साथ उन्होंने
काफी सारी जो है इसके वर्ल्ड कप के हवाले से वर्किंग के ऊपर काम किया था, क्योंकि तकरीबन 10 लाख के करीब जो है वो वहाँ पर शायकीन फुटबॉल जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, इस हवाले से उन्होंने बड़ा काम किया है कतर के अंदर। सबसे जो अहम बात है कतर के हवाले से, कतर वर्ल्ड कप के हवाले से, वो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे बीइंग अ मुस्लिम जो अच्छी चीज है कि हमने देखा है कि जो मुसलमानियत को प्रमोट करने के लिए बड़ा अहम काम किया गया है वर्ल्ड कप के अंदर। और सबसे अहम ये चीज देखी गई है कि जितनी भी मसाजिद हैं वहाँ पर खूबसूरत आवाजों वाले मौजूद को जो है वो तैनात किया गया है। फिर जो मैच देखने जाते हैं शायकीन, उनको इस्लामी के हवाले से सीनियर्स भी दिए जाते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम बाकी डॉक्टर जाकिर नायक और तमाम तर उलमा जो है उनकी ड्यूटी लगाई है इस हवाले से। तो जगह जगह के ऊपर इस्लामी जो पुरानी आयात हैं उनको भी नष्ट किया गया है। तो देखा यह जाएगा कि और दुआ भी यही है कि बड़ी तादाद में जो मुसलमानियत है उसको प्रमोट किया जाएगा, मुसलमानियत की पॉजिटिविटी दिखाई जाएगी। अब अगर हम फुटबॉल के हवाले से बात करते चले तो यासिर फुटबॉल के हवाले से यह अपडेट है कि 32 टीमें जो है वो ये वर्ल्ड कप खेलने जा रही हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ पूल्स में डिवाइड किया गया है। ये पूल जो है तकरीबन 10 पूल्स हैं, 10 पूल्स में इन टीम्स को डिवाइड किया गया है। और अब जो है मैचेस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो कल जो है वो मैचेस खेले गए हैं जो पूल के हवाले से यह अपडेट है कि नीदरलैंड जो है उसने भी कामयाबी हासिल की है और इक्वाडोर ने भी कामयाबी हासिल की है। तो जो मेजबान है वर्ल्ड कप की उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि सेनेगल जो है उसको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा नीदरलैंड के खिलाफ। जबकि इंग्लैंड जिनका बड़ा फुटबॉल की दुनिया में नाम है उन्हें शानदार कामयाबी 6-1 से हासिल की है। तो इंग्लैंड ने भी शानदार कामयाबी हासिल की, जबकि वेल्स की टीम, इंग्लैंड और वेल्स आपको पता है कि दो तकरीबन जुड़वा ममालिक हैं और क्रिकेट के अंदर तो आपको पता है इंग्लैंड और वेल्स की टीम की होती है, इंग्लैंड और वेल्स की टीम होती है। हाँ, अच्छा राफे, यहाँ पे आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तान की नज़रें किसकी जानिब है? 32 टीमें तो हैं लेकिन मैचेस पे शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान क्या चाहता है कि किस टीम को ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान खुद तो हिस्सा नहीं ले पाया, लेकिन उनकी नज़रें किस तरफ है? बिल्कुल, पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो है वो अर्जेंटीना की जानिब नजरें लगा के बैठी है। और अर्जेंटीना के अंदर आपको बताया कि बड़े अच्छे अच्छे फुटबॉलर्स हैं, तो अर्जेंटीना की जानिब उनकी तमाम तर पाकिस्तानियों की निगाहें। फिर स्पेन के अंदर भी पाकिस्तानी काफी स्पेन को फॉलो करते हैं और इंग्लैंड को भी काफी फॉलो करते हैं पाकिस्तानी। लेकिन मजे की बात मैं आपको बताता चलूँ यासिर के जो सबसे अहम चीज है फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से वो यह है कि पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई नहीं कर सकती अनफॉर्चुनेटली इस वर्ल्ड कप में। अभी फीफा के हवाले से हमारे यहाँ पे आपको पता है नॉर्मलाइजेशन कमेटी भी बनी हुई है पाकिस्तान के मिसाइल की काफी हद तक है कि वो भी शायद उनके ऊपर फीफा ने जो पाबंदी लगाई थी वो वक्ती तौर पर हटा दिया, लेकिन शायद ये पाबंदी जो है ये लॉन्ग टर्म में भी चले, क्योंकि आपकी जो मिसाइल है फुटबॉल के अंदर तो आप क्वालिफाइंग राउंड तक भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि पाकिस्तानी शायकीन फुटबॉल का एक बहुत हैवी इंटरेस्ट होता है इस फीफा वर्ल्ड कप के अंदर। और मुझे याद है कि जब नाटू में भी मैचेस होते हैं, फीफा के वर्ल्ड कप के ना भी हों, फुटबॉल के जब मैचेस होते हैं मुख्तलिफ लीग्स के होते हैं तो पाकिस्तानी रात रात जाग कर ही मैचेस होते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पे राफी देखने में चीज़ आ रही है कि ना बड़ी कमाल की एक्टिविटीज़ देखने में सामने आ रही है। जैसे कि बात करें कि यहाँ पे मैच स्टार्ट होने से पहले एक्चुअली वहाँ पे इस्लामी इक़्तिदार को बड़ा पॉइंट किया गया है कि यहाँ पे इस्लामी नॉर्म्स का बहुत ख्याल रखा जाना है। मैच से पहले डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान भी होगा और इसके अलावा पाकिस्तान का बहुत बड़ा एजाज़ है जो फुटबॉल वहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है वो पाकिस्तान में सियालकोट के अंदर बनाई गया, उसका नाम भी मेरे ख्याल से अल रिया के नाम से है। बिल्कुल जी, ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज की बात है कि न सिर्फ इस वर्ल्ड कप में हमेशा फीफा के जितने भी वर्ल्ड कप होते हैं उनके अंदर सियालकोट में जो है वो बॉल यूज होता है, फुटबॉल यूज होता है। पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज की बात है। क्या ही मुशाहिद होता है कि पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप का हिस्सा होता, लेकिन हमारे जो नेशन थे, हमारा जो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड है वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान में फुटबॉल को परवान चढ़ाया जाए। और फुटबॉल की फैनफॉलोइंग पाकिस्तान में घर घर में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में क्रिकेट के बाद सबसे ज्यादा गेम खेली जाती है पाकिस्तान में जो फुटबॉल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फुटबॉल के टैलेंट को इस तरह रिकग्नाइज नहीं किया जाता, फिर उनके ऊपर इस तरीके से वर्क नहीं किया जाता। लेकिन हुशैन बात यह है कि जो इस्लामी इज़म को
प्रमोट किया जा रहा है, रिलीजन को हमारे को प्रमोट किया जा रहा है। कतर के अंदर हमने देखा जिस तरीके से मैचेस से पहले तिलावत कलाम पाक की जा रही है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का खिताब और फिर इसके साथ साथ मुख्तलिफ उलमाए किराम को तैनात किया गया है दुनिया भर से कि आप मैचेस से पहले या फिर जो आप पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे आप जो है वो अपना दर्श देंगे और फिर बाजुमात नमाज के तमाम स्टेडियम के अंदर फिर शराब, जो आपको पता है फुटबॉल का और शराब का गहरा ताल्लुक है, तो शराब को भी बैन किया गया है कि आप ग्राउंड के अंदर वो नहीं पी। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल राफे, बहुत शुक्रिया इस सब पे बात करने के लिए। बिल्कुल फीफा शुरू हो चुका है और वहाँ पे तमाम तरह एक्टिविटीज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस्लामिक नॉर्म्स का बहुत ख्याल रखा गया है। पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल बनाई गई है सियालकोट के अंदर, जहाँ पाकिस्तान के दीगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वहाँ पे बनाए जाते हैं, वहाँ पे फुटबॉल स्पेशली फीफा के लिए बनाई गई। वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी भी पाकिस्तान के हवाले की गई और पाकिस्तान की नज़रें इस वक्त तक अर्जेंटीना की तरफ है। तो खैर अभी बड़े दिन पड़े हैं, अभी बड़ी टीमें हैं, A to H तक टीम है, तो देखना ये है कि कौन मैदान मारता है, कौन लेता है फीफा का वर्ल्ड कप 2022। तो खैर यहाँ पे आज का वक्त हुआ है ख़त्म। हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे कल, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और मेरी होस्ट आमना आदिल चूँकि आज नहीं आ सकी, क्योंकि मुझे पता लगा कि उनकी गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हुआ और कोई इशूज़ है, तो खैर हम उनके दुआ करते हैं कि वो सही सलामत रहें। तो खैर आज वक्त ख़त्म हुआ, आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो देखते रहिए सुबह की आवाज़ हमारे साथ।